गुड इवनिंग गाइस। आज हम लोग स्टडी करेंगे सीएमए फाउंडेशन का दिसंबर 2023 में जो एग्जाम हुआ था उसके क्वेश्चंस पेपर को हम लोग डिस्कस करेंगे। एक एक क्वेश्चंस का हम लोग पूरा सॉल्यूशंस देखेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है द एज ऑफ टू पर्सन। पहले यहाँ से मैं मार्कर ले लेता हूँ, यहाँ पे पेन ड्रॉ कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ पे बोला हुआ है द एज ऑफ टू पर्सन्स आर इन द रेशियो ऑफ 4:3। दो पर्सन है, टू पर्सन के एज का रेशियो कितना दिया, 4:3 दिया है। मतलब अगर हमारे पास ए और बी दो पर्सन है तो ए रेशियो बी अपने को दिया है 4:3 दिया है। ठीक है, तो अगर हमको इसको वैल्यू में चेंज करना रहता है तो कैसे लिखते हैं, ए इक्वल्स टू 4x और बी इक्वल्स टू क्या लिखेंगे यहाँ पे 3x। वैल्यू में चेंज हो गया। ठीक है, आगे क्या बोले, इफ द एज ऑफ द यंगर पर्सन, यंगर मतलब सबसे छोटा, स्मॉल, सबसे जो स्मॉल छोटा पर्सन रहेगा उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, यंगर बोलते हैं। इज 8 years लेस देन द अदर, तो दूसरा क्या हो जाएगा, एल्डर पर्सन हो जाएगा। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि यंगर, अगर हम इसको वर्डिंग में लिखते हैं यंगर इक्वल्स टू एल्डर, जो एल्डर पर्सन रहेगा उससे वो 8 साल क्या है, छोटा है। अब ये 4 और 3 में सबसे बड़ा कौन है और सबसे छोटा कौन है, 3 छोटा है और 4 बड़ा है। तो ये जो यंगर पर्सन है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे, 3x, और जो एल्डर पर्सन है उसकी जगह पे क्या लिखेंगे हम लोग, 4x लिखेंगे। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया 3x इक्वल्स टू 4x माइनस 8। ठीक है, अब जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 8 इधर माइनस हो रहा है, इधर जाके प्लस हो जाएगा। तो 8 इक्वल्स टू ये हो जाएगा 4x और 3x इधर प्लस में है, इधर जाके माइनस हो गया, माइनस 3x। अब जब हम लोग इसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको मिलेगा x इक्वल्स टू 8, ये आ गया। अब हमको किसका पूछा, एल्डर पर्सन का पूछा है। तो एल्डर पर्सन इसमें से कौन है, एल्डर पर्सन है 4x। तो यहाँ पर a इक्वल्स टू 4x इक्वल्स टू 4 इंटू 8, तो 8 4 जा 32 ईयर्स। सबसे बड़ा पर्सन एल्डर होता है, तो a हमको मिल गया 32 ईयर्स। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ 15 men working 8 hours a day, और कितना काम कंप्लीट करता है, कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 25 डेज। अब एक टोटल 15 मैन है तो 15 मैन कितने घंटे काम करते हैं, 8 आवर्स एक दिन में काम करते हैं, और कितने दिन तक काम करते हैं, 25 डेज। तो इतने दिन तक काम करते हैं तो टोटल वर्क निकलेगा। ठीक है, आगे बोला फाइंड हाउ मेनी डेज विल बी टेकन बाय 12 मैन वर्किंग 10 आवर्स अ डे। तो इसमें बोल रहा हुआ है कि हाउ मेनी डेज, कितने दिन में इसी काम को, ध्यान दीजिएगा, ये 15 में मिलकर जितना काम कर रहे हैं उतने ही काम को कितने बंदे जो है, फाइंड हाउ मेनी डेज, कितने दिन में बोला है, कितने लोग काम कर रहे हैं, 12 मैन। तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा, 12 मैन इंटू कितने घंटे काम कर रहे हैं वो, 10 आवर्स काम कर रहे हैं, इंटू कितने दिन तक काम कर रहे हैं, पता है क्या, अपने को नहीं पता वो कितने दिन तक काम कर रहे हैं। तो इसी को अपने को कैलकुलेट करना है। और मैंने इन दोनों को इक्वेट क्यों किया है, क्योंकि ये दोनों ग्रुप मिलकर जो है सेम काम को कंप्लीट कर रहे हैं, सेम काम कर रहे हैं, इसीलिए मैंने इन दोनों को इक्वेट किया। ठीक है, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो यहाँ से टी की वैल्यू चाहिए, और 12 और 10 दोनों आपस में क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई। और तो इधर लेफ्ट साइड में जब जाएंगे तो क्या करेंगे, वो डिवाइड। तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 15 इंटू 8 इंटू 25 डिवाइडेड बाई 12, और 10 क्या हो जाएगा यहाँ पे डिवाइड, 12 इंटू 10 इक्वल्स टू में क्या आ जाएगा, डी। तो डी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 5 2 जा 5 5 जा 2 1 जा 2 4 जा 4 1 जा 4 3 जा 3 1 जा 3 5 जा, तो कितने मिले, 5 5 जा 25। तो 25 डेज में जो है इस काम को कंप्लीट किया जाएगा। 15 मैन उस काम को 25 डेज में कंप्लीट करते हैं, और 12 मैन 10 आवर्स काम करके जो उसी काम को कितने दिन में कंप्लीट करेंगे, 15 डेज में, 25 डेज में कंप्लीट करेंगे। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक। चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोले, मीन प्रोपोर्शनल निकालने के लिए बोले, मीन प्रोपोर्शनल बिटवीन 0.20 एंड 0.05। तो मीन प्रोपोर्शनल क्या होता है, मीन प्रोपोर्शनल इक्वल्स टू होता है रूट ए। तो ए हमारे पास 0.20 इंटू 0.05। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली ये कितना मिलेगा,
2 डेसिमल इधर, 2 डेसिमल इधर, 25 से कितना होता है 100, सॉरी। अब जैसे हम लोग इसमें सॉल्व करेंगे 0.20 इंटू 0.05, आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 0.01 का रूट निकालना है, 0.01, तो क्या आएगा 0.1। जब इसका रूट निकालेंगे ये 100 हो गया और डिवाइडेड बाई ये दो जीरो का डेसिमल ये 100 और इसका जीरो का डेसिमल ये 100। इस पूरे का जब आप रूट निकालेंगे तो आपको मिलेगा 0.1 और ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, अ पर्सन डिपॉजिटेड 1000, देखो डिपॉजिट कर रहा है ना 1000 रुपीज, तो 1000 रुपीज क्या हो गया प्रिंसिपल हो गया इन अ बैंक 4% पर एनम। तो ये आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट, सिंपल इंटरेस्ट बोला है ना। व्हाट विल बी द अमाउंट आफ्टर 10 ईयर्स, अमाउंट टाइम ये कितना दीजिए टाइम दिया, अब हमको अमाउंट निकालने के लिए बोल रहे हैं। तो अमाउंट इक्वल्स टू होता है पी प्लस पी आर टी बाई 100। तो यहाँ पे प्रिंसिपल अपने पास 1000 है प्लस 1000 इंटू 4 और टाइम है 10 अपॉन में 100। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे एक जीरो यहाँ से एक जीरो यहाँ से, ये 400, 400 प्लस 1000 कितना हो गया ये 1400। सॉरी, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में दिया है 5, अ सम ऑफ 10,000 रुपीज डिपॉजिटेड, वापिस से डिपॉजिट कर रहे हैं। ये क्या चीज है यहाँ पे प्रिंसिपल है, ये जो 10,000 रुपीज है यहाँ पे ये प्रिंसिपल। अब कंपाउंड इंटरेस्ट बोल दिया ना, बिकम्स डबल, डबल हो रहा है, ये अमाउंट की बात कर रहा है, ये अमाउंट है आफ्टर 5 years टाइम, आफ्टर 25 years। हाँ, अब ध्यान से सुनिए, ये जो प्रिंसिपल है 10,000 रुपीज, ये कितना हो गया डबल हो गया, मतलब ये हो गया है आपका 20,000 रुपीज हो गया, कितने साल में 5 साल। ठीक है, ये स्पेसिफिक क्वेश्चन है कंपाउंड इंटरेस्ट का, तो इसको आप ध्यान से देखिएगा। कंपाउंड इंटरेस्ट में अगर इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं तो आपको ऐसे ही सॉल्व करना है। आफ्टर 20 years इट विल बिकम, 20 years बाद ये अमाउंट कितना हो जाएगा। तो कंपाउंड इंटरेस्ट में आपको पता होगा कि कंपाउंड इंटरेस्ट में जो अमाउंट मिलता है वही आपका नेक्स्ट टाइम ड्यूरेशन के लिए एज अ सिंपल इंटरेस्ट, सिंपल सॉरी प्रिंसिपल हो जाता है। तो ये 20,000 आफ्टर 5 years, पैसा क्या हो रहा है 5 साल के बाद दो गुना हो रहा है, तो आफ्टर 5 years फिर से ये 40,000 का डबल कितना हो जाएगा, ये 20,000 का डबल 40,000। अब फिर से इस 40,000 का हम लोग डबल कैलकुलेट करेंगे आफ्टर 5 years, तो ये कितना हो जाएगा आपका आंसर 80,000 रुपीज। अब ये 80,000 रुपीज का जो है फिर से 5 साल बाद देखेंगे 5 years बाद, तो ये हो जाएगा 1,60,000 रुपीज। देखो अपने को कब पूछा है क्वेश्चन आफ्टर 20 years, ध्यान दीजिएगा इस चीज को। तो यहाँ पे 5 5 5 5 टोटल कितने होंगे 20 years, तो 20 years बाद हमारा जो ये 10,000 रुपीज था, अब अभी हमको कितना मिल गया ये 1,60,000 रुपीज मिल गया है। तो अपना आंसर क्या हो जाएगा 1,60,000 रुपीज। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द सेवंथ टर्म ऑफ एन एपी इज, हमको सेवंथ टर्म पूछे और दूसरी चीज हमको पहले ही बता दिया कि क्वेश्चन किसका एपी का क्वेश्चन, तो हम लोग एपी का फॉर्मूला लगाएंगे। तो हमारे पास फॉर्मूला क्या होता है एपी का, ए एन इक्वल्स टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू में डी। अब हम लोग पहले तो ये दो चीजें निकालते, ए कितने हमारे पास, ए है इक्वल्स टू 2 और डी इक्वल्स टू होता है A2 माइनस A1। तो A2 5 माइनस 2 किए तो अपने को कितना मिल गया 3, सॉरी n, हमको कौन सा टर्म बोला सेवंथ टर्म बोला है। ठीक है, तो जब सेवंथ टर्म बोला है तो n इक्वल्स टू कितना लेंगे 7 कंसिडर करेंगे। अब यहाँ पे वैल्यू पुट अप कर देंगे, A7 इक्वल्स हो जाएगा 2 प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी में कितना है 3, 2 प्लस 6 इंटू 3, सॉरी
6 3 जा 18, कितना हो गया 18 प्लस 2 20। तो कितना आ गया अपने को A7 कितना मिल गया 20। तो हमारा आंसर कितना हो जाएगा 20, ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है फाइंड एट्थ टर्म ऑफ द सीरीज। अब देखो हमको ये नहीं पता है कि ये सीरीज एपी का है, ये सीरीज एपी का है या फिर जीपी का है, पहले चेक करेंगे। तो इसमें जो है इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है -64। इन दोनों का डिस्टेंस कितना आ रहा है -30। दोनों सेम है क्या? नहीं है, मतलब ये एपी का क्वेश्चन नहीं। अब हम लोग जीपी में चेक करें। तो हम लोग आर निकालेंगे। आर क्या होता है A2 डिवाइडेड बाई A1। कितना है हमारे पास 64 डिवाइडेड बाई 128, तो कितना है 1/। अगर हम लोग निकालेंगे A3 बाई A2 तो 32 डिवाइडेड बाई 64, तो मिल गया 1/2। दोनों में सेम आ रहा है, ये भी 1/2 ये भी 1/2 आ रहा है। मतलब ये किसका क्वेश्चन है जीपी का। अब हमको कौन सा टर्म बोला, फिर एट्थ टर्म बोला है। तो एट्थ टर्म बोला है तो ए एन इक्वल्स टू फॉर्मूला होता है ए आर की पावर n माइनस 1, ये अपना फॉर्मूला। तो ए एन मतलब ए एट, ठीक है। ए कितना दिया हमारे पास 128, आर कितना है अपने पास 1/2, पूरी की पावर कितना 8 - 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हम लोग तो ये जाएगा 1/2 28 इंटू 1/2 की पावर 7। 8 - 1 कितना हो गया 7। अब 1 की पावर 7 करोगे तो 1 ही आएगा, इसलिए 2 की पावर 7। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 8 2 जा 16, 16 2 जा 32, 32 जा 64 और 64 2 जा 128। तो ये कैंसिल होगा फाइनली। कितना मिलेगी आपको 1। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या? ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। It takes 4 hours to cover a distance of 80 किलोमीटर। ए जो है ए नाम का कोई बंदा है, वो 4 आवर्स ले टू टेक अ डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस, टाइम 4 आवर्स है, डिस्टेंस कितना है 80 किलोमीटर की कवर। और बी नाम का जो बंदा है वो ले रहा है 5 आवर्स, सेम डिस्टेंस मतलब ये 80 किलोमीटर। हाउ मच डिस्टेंस वुड ए कवर मोर देन बी इन 15 आवर्स। अब थर्ड केस है टी इक्वल्स टू 15 आवर्स में कितना डिस्टेंस कवर। तो हमारे पास दो अलग अलग केसेस है, ठीक है। तो हमारे पास डायरेक्ट रिलेशन में क्या हो जाता है, पहले तो हम लोग ये देखते हैं स्पीड डिस्टेंस और टाइम। स्पीड इक्वल्स टू स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब हमको कितना क्या पूछा, डिस्टेंस पूछा हुआ। 4 आवर्स टू कवर ए डिस्टेंस 80 किलोमीटर। ठीक है, तो चलिए इसमें सॉल्व करेंगे हम लोग। ये कितना डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है 1 आवर में। टाइम इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, डिस्टेंस सेम डिस्टेंस। स्पीड इक्वल्स टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस और टाइम में यहाँ पे कैसा है डायरेक्ट रिलेशन। तो ये क्या हो जाएगा T1 डिवाइडेड बाई T2 इक्वल्स टू D1 डिवाइडेड बाई D2। तो D1 यहाँ पे कितना है 4 और T2 यहाँ पे कितना है 15 है। D1 यहाँ पे कितना है 80 तो D2 यहाँ पे कितना है नहीं पता, इसको सॉल्व करना है। तो ये कितना होगा 4 होगा 4 टू 820। तो ये 300 किलोमीटर ये कौन ट्रेवल करेगा आपका। ये आपका ए के लिए। एक दूसरा केस है बी के लिए। उसमें क्या करेंगे वापस से, ये T1 कितना है अपने पास 5 है, T2 देखना है T2 15 है, D1 कितना है 80 है
और D2 अपने को यहाँ पे कैलकुलेट करना है। तो ये 5 कितने बजे 30 5 6, तो ये D2 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 15 इंटू 16, 15 6 90 जीरो हाथ में नहीं, 15 कम 15 में कितना 240। ये किसके लिए था, ये बी के लिए था। ठीक है, तो अब इन दोनों में कितने का डिफरेंस है, ये 300 किलोमीटर है, 240 किलोमीटर, डिफरेंस है 60 का। तो बोला है कि हाउ मच डिस्टेंस वुड ए कवर मोर देन बी इन 15 आवर्स। तो ए जो है 60 किलोमीटर ज्यादा ट्रेवल करेगा बी से। तो ये आपका आंसर है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हुआ है कि P एंड Q आर टू सेट देन P ट्रायंगल। अच्छा, इसको हम लोग बोलते हैं सिमेट्रिकल डिफरेंस। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सिमेट्रिकल डिफरेंस बोला जाता है। इसका डायरेक्ट फॉर्मूला होता है, डायरेक्ट फॉर्मूला मतलब P ट्रायंगल Q अगर दिया है तो P और माइनस Q, Q यूनियन P, सॉरी Q माइनस P हो जाता है। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इसमें क्वेश्चन नंबर 10, इफ द सेट A 2 4 6 B equals 2 2 3 5 and C equals to 1 2 5 6, हमको ये चीजें निकालना है। ठीक है, तो पहले ये ब्रैकेट के अंदर क्या दिया, B यूनियन B इंटरसेक्शन C, तो पहले हम लोग ये निकाल लेते हैं। तो P इंटरसेक्शन C जब हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इन दोनों में अपने को क्या देखना है, कॉमन देखना है। इन दोनों में इसका मतलब होता है कॉमन एलिमेंट। इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन एलिमेंट। तो कौन कौन सा एलिमेंट इन दोनों में कॉमन है, एक तो 2 है, 2 को कट कर दिया, फिर 5 है तो 5 को कट कर दिया। तो यहाँ पे अपने को क्या मिल गया, 2 और 5 दोनों से कॉमन मिल गया। उसके बाद क्या लिखा हुआ है, ए यूनियन बोला है, तो यहाँ पे लिखोगे ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, मतलब इसका मतलब होता है ज्वाइंट करना, हमको जोड़ के लिखना रहता है यूनियन का मतलब। तो ए दिया है अपने को 2 4 6 यूनियन, फिर बी इंटरसेक्शन सी अपने को क्या मिला है 2 5। जब इनको हम लोग ज्वाइंट करके लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 2 4 5 और 6। देखो ये आपका आंसर है। कौन सा ऑप्शन में है ये 2 4 5 6, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, इसमें बोला है 3 की पावर 2x। अच्छा, आप ये ध्यान दीजिए, यहाँ पे 3 की पावर 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 3 की पावर 3x। दोनों का बेस क्या सेम है, इंडाइसिस की प्रॉपर्टी होती है, अगर बेस सेम है तो बेस को कट करो, अगर पावर सेम है तो पावर को कट करो। तो बेस दोनों को सेम है तो कट हो गया, क्या बचा 2x प्लस 4 इक्वल्स टू 3। जब इसको सॉल्व करेंगे तो 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, x हो जाएगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 में आपको डाटा दिया है log 7 बेस में 10 इक्वल्स टू a, तो हमको ये निकालना है log 1/70 बेस में 10। अच्छा, आपको ये पता होगा कि इसमें जब से ये डिवीजन, तो ये प्रॉपर्टी होती है कि log m/n जैसे रहता है तो log m माइनस log n, तो ये प्रॉपर्टी यहाँ पे लगा देंगे। log 1/70 बेस में 10 दिया, तो सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या मिलेगा, log 1 बेस में 10 माइनस log 70, और बेस में कितना हो जाएगा ये 10। तो log 1 की वैल्यू हमेशा क्या होती है 0। अब ये क्या है 70, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, log 7 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 10। ये हो गया। अब आपको ये भी पता होगा कि मल्टीप्लीकेशन किस में चेंज होता है, एडिशन में। तो इसकी एक और प्रॉपर्टी होती है जिसमें होता है log m इंटू एन, अगर होता है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं log m प्लस log n। ये डिवीजन माइनस में चेंज होता है और ये मल्टीप्लीकेशन आपका प्लस में चेंज होता है। तो इसको आप ब्रैकेट में रख लीजिए ताकि आपको याद रहे कि यहाँ पे ये प्रॉपर्टी लगेगी। आगे सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर हमको मिलेगा, जब इसको आगे मूव ऑन करेंगे तो जब माइनस तो बाहर में ही लेगा, फिर इसको लिख सकते हैं log 7 बेस में 10 प्लस log 10 बेस में 10 हो गया। अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिए, माइनस से नहीं हुआ, log 7 बेस में 10 की वैल्यू कितनी दी हुई है आपको a, प्लस log 10 और बेस में 10, जब टर्म और बेस दोनों सेम होता है तो उसकी वैल्यू हमेशा 1 होती है। इस चीज को आप ध्यान रखिएगा। तो ये हो गया, तो अपने को माइनस a प्लस 1, कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर।
ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन नंबर 13 में क्या बोला, log 2। अब देखो इसमें का जो बेस है वो इधर जाकर इसका बन जाएगा बेस, तो यहाँ पे लिखेंगे log बेस में 3 log x बेस में 2 इक्वल्स टू, देखो ये 2 जो है इधर चला गया तो इसको लिखेंगे 2 की पावर 1 इक्वल्स टू कितना आ गया 2। अब ये 3 जो है इसका बेस बन जाएगा वापस सीखे जाके, तो log x बेस में 2 इक्वल्स टू 3 की पावर 2, तो 3 का स्क्वायर कितना मिल गया आपको 9। अब इसका बेस इधर का मतलब बेस बन जाएगा, तो x इक्वल्स टू 2 की पावर 9, और 2 की पावर 9 कितना होता है 512, दैट इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, 10 पी आर इज 720, तो 10 पी आर मतलब ये ऐसा है 10 पी आर इक्वल्स टू 720, हमको आर निकालना है। अब इसको बाई ऑप्शन सॉल्व करेंगे। बाई ऑप्शन पे हम लोग ऑप्शन रख के देखें, जैसे हम लोग 10 पी 3 रखें तो ये हो जाएगा आपका 10 पी 3 इक्वल्स टू 720 आ रहा है कि नहीं, चेकिंग 3 दिया तो 3 टाइम्स मल्टीप्लाई 10 इंटू 9 इंटू 8, ये मैं शॉर्टकट तरीके से लिखता हूँ। ठीक है, 3 दिया तो 3 बार मल्टीप्लाई, 2 दिया तो 2 बार मल्टीप्लाई, तो 8 9 जा 70, ये कितना है 720, इधर भी 8 9 जा 72, 720 इधर भी 72, सेम आ गया, मतलब ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, बोला हुआ है इसमें कि इन हाउ मेनी वेज कैन द कलर्स ऑफ द रेनबो, रेनबो का जो कलर होता है, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ RAINBOW, टोटल इसमें लेटर के 3 3 6 1 7, तो कितने होंगे टोटल 7, बी अरेंज्ड सो दैट द रेड एंड ब्लू कलर्स आर ऑलवेज सेपरेटेड, अलग अलग ऑलवेज सेपरेटेड बोला है। ठीक है, तो इसमें क्या हो जाएगा रेड और ब्लू तो ऑलवेज सेपरेटेड, तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, रेड एंड ब्लू कलर जो है सेपरेटेड है, सेपरेटेड बोला है, तो इक्वल्स टू हो जाएगा अपना टोटल माइनस रेड एंड ब्लू कलर क्या हो जाएगा टुगेदर। टोटल में से पहले क्या निकालेंगे, टुगेदर के लिए निकालेंगे, दोनों निकाल के माइनस करेंगे तो हमको सेपरेटेड मिल जाएगा। ठीक है, सबसे पहले टोटल निकाल लेते हैं। ठीक है, इनको मैं यहीं पे छोड़ता हूँ, यहाँ से अपन देखते हैं टोटल के लिए क्या होगा, टोटल कितने लेटर है इसमें 7 है, तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे 7 फैक्टोरियल, और इसमें कोई लेटर रिपीट हो रहा है कि नहीं हो रहा है, इसलिए नीचे डिवीजन में कुछ नहीं आएगा। अब दूसरा है टुगेदर के लिए देख लेते हैं, तो यहाँ पर टुगेदर के लिए हो जाएगा, तो टुगेदर के केस में क्या हो जाएगा, रेनबो में आर और पी एक साथ है, तो इसमें मैं लिख देता हूँ आर और पी को एक साथ कर लेता हूँ, फिर क्या बचेगा इसके बाद AINOW, 2 2 4 प्लस 1 5, और ये कितना हो गया टोटल 6, तो हम ये 1 हो गया, ये 2 ये 3 ये 4 ये 5 और ये 6, तो टोटल कितने लेटर होंगे 6 लेटर, तो इसको अरेंज करने के कितने तरीके होंगे 6 फैक्टोरियल। इसमें कोई ऐसा लेटर है क्या जो रिपीट हो रहा है, नहीं हो रहा है, इसीलिए मैंने नीचे डिवीजन में 1 ही रख दिया, कुछ नहीं रखा। अब साथ में इनटू, अब ये आर और बी आपस में एक दूसरे में अरेंज हो सकते हैं, तो कितने तरीके से 2 फैक्टोरियल तरीके से। ठीक है, अब ये हमको टुगेदर के लिए भी मिल गया और टोटल के लिए भी मिल गया, जब इन दोनों को हम लोग टोटल में से टुगेदर को माइनस करेंगे तो हमको जो है सेपरेटेड मिल जाएगा, तो यहाँ पे मैं लिखता हूँ 7 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 फैक्टोरियल, जब इसको सिंप्लीफाई करोगे तो फाइनली आपको मिलेगा 7 इंटू 6 फैक्टोरियल माइनस 6 फैक्टोरियल इंटू 2 इंटू 1, तो ये 6 फैक्टोरियल गया बाहर, 7 माइनस 2, तो 6 फैक्टोरियल कितना होता है 720 इंटू 720 होता है, कितना होता है 5 4 जा 20, 23 जा 60, 60 2 जा 120, और 120 इंटू 6 720, और 720 इंटू 5 3600, तो 720 इंटू 5 करोगे तो कितना मिल जाएगा 3600 इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया क्या, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है देयर आर 7 क्वेश्चन इन एन एग्जामिनेशन आउट ऑफ विच, देखो टोटल नंबर ऑफ एन कितने अपने पास 7 है, ध्यान दीजिएगा इस चीज को, 2 आर डिफिकल्ट इन हाउ मेनी वेज अ स्टूडेंट कैन सेलेक्ट 4 क्वेश्चन, तो आर इक्वल्स टू कितना है 4, अपने को टोटल ऑप्शन 7 बोला है यहाँ पे,
अपने को टोटल 7 बोला है, सेलेक्ट भी कितने करने के लिए बोला है, 7 बोला है। सो दैट 2 डिफिकल्ट क्वेश्चंस, और डिफिकल्ट क्वेश्चंस भी कितना मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ, डिफिकल्ट क्वेश्चंस है अपने पास 2, सो दैट 2 डिफिकल्ट क्वेश्चंस आर इंक्लूडेड बोला है। इंक्लूडेड बोला है, इसका मतलब ये कि 2 क्वेश्चन इंक्लूडेड है, तो इंक्लूडेड के केस में हमारा फॉर्मूला होता है n माइनस ए, और क्या है इसमें अपने को सेलेक्ट करना है। इसमें देखो सिलेक्शन की बात बोले, किसकी बात करें, सिलेक्शन का, तो इसमें किसका क्वेश्चन है, कॉम्बिनेशन का क्वेश्चन, इस चीज को आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो यहाँ पर मैं लिखूंगा n माइनस ए सी, और ये हो जाएगा आपका r माइनस ए। ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिफिकल्ट क्वेश्चन, जो मतलब सॉरी इंक्लूडेड, जो इंक्लूडेड है, इंक्लूडेड में ए, और कितने क्वेश्चन इंक्लूडेड है, 2। अब ध्यान दीजिएगा, टोटल नंबर ऑफ ऑप्शंस हमारे पास कितने, 7, जिसमें से 2 इंक्लूडेड है, मतलब 2 क्वेश्चन जो है हमने ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया है, तो उसके लिए क्या हो जाएगा, ए की प्लेस पे हम लोग क्या रखेंगे, 2, और हमको 4 क्वेश्चन सेलेक्ट करना है, जिसमें से 2 क्वेश्चन जो है हमने पहले ही सेलेक्ट कर लिया। तो कितने बचे यहाँ पे, 7 में से 2 ऑलरेडी सेलेक्ट कर लिया, तो हमारे पास ऑप्शन कितने हैं, 5 का ऑप्शन, और 4 में से 2 पहले ही सेलेक्ट कर लिया है, तो हमारे पास अभी और सेलेक्ट करने के कितने सेलेक्ट करने बच गए, 2 बच गए। तो जब इसको सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा, 5 इंटू 4 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1, मैंने शॉर्टकट यहाँ पे अप्लाई किया है, ठीक है। जब आप कॉम्बिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करते हो, तो नीचे जितना नंबर्स दिया है उतने टाइम्स इस ऊपर वाले नंबर्स को बैकवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ और नीचे वाले को 1 तक लेकर, जैसे यहाँ पे 2 दिया है, तो 5 को 2 टाइम्स बैकवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 4, और नीचे 2 को 1 तक लेकर जाएंगे, 2 इंटू 1। और यही चीज अगर परम्यूटेशन में होता है, तो वहां पर जैसे यहाँ पे देखिए, ये यही चीज हाँ, ये देखिए जैसे ये परम्यूटेशंस में हो, तो यहाँ पे 3 दिया हुआ है, तो मैंने क्या किया, 10 को 3 टाइम्स जो बैकवर्ड डायरेक्शन में मल्टीप्लाई किया, 10 इंटू 9 इंटू 8, बट उसको 3 टू 1 से डिवाइड नहीं किया, क्योंकि ये परम्यूटेशन, परम्यूटेशंस में डिवीजन नहीं करना पड़ता शॉर्टकट में, और कॉम्बिनेशंस में जो है डिवीजन करना पड़ता है अपने को शॉर्टकट में। ये जितना भी नंबर दिया है उसको 1 तक लेकर जाना रहता है, ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए सॉल्व करते हैं, 2 1 जा 2 2 जा 4, 5 2 जा 10, 10 आ गया। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला हुआ है, द रूट्स ऑफ द इक्वेशन दिस, देखो ध्यान से सुनिएगा, जब आपको रूट बोलता है, ठीक है, रूट्स बोलता है या फिर वैल्यूज बोलता है या फिर जीरोस बोलता है, तीनों का मतलब सेम होता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है। हमको यहाँ पे कहने का मतलब है कि x की वैल्यू आइडेंटिफाई करनी है, और यहाँ पर हमको पहले से ही दिया है, तो आप इसमें क्या करोगे, बाई ऑप्शन सॉल्व कर लेना। तो अगर हम लोग बाई ऑप्शन सॉल्व करते हैं तो LHS इक्वल टू RHS आना चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पर जो है हम लोग कोई एक ऑप्शन ट्राई करते हैं, जैसे ऑप्शन नंबर ए ट्राई करते हैं। एक बार हम लोग एक्स यहाँ पे एक्स 6 और -1 दिया, एक्स का हाईएस्ट पावर कितना है 2, तो वैल्यू भी मैक्सिमम कितना होगा 2, तो एक बार हम लोग रखते हैं एक्स इक्वल टू 6, तो जब हम लोग यहाँ पे 6 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा, 6 की पावर 2 -5 इंटू 6 प्लस 6, हमको क्या मिलना चाहिए, 0 मिलना चाहिए, तो 6 का स्क्वायर 36 -30 प्लस 6, हाँ 6 इसको 36 -30, 6 5 से 30 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो 36 और 6 आपका ज्यादा आ रहा है, 0 की इक्वल आ रहा है, डज नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब यही फर्स्ट ऑप्शन ही आपका कैंसिल हो गया है। अब हम लोग ट्राई करेंगे -2 और 3 के लिए ट्राई करेंगे, 3 2 जा 6 ये, अब यहाँ पे आप ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या साइन है, माइनस साइन है, तो जो बिगर वैल्यू होगा इसमें से उसके पास नेगेटिव आना चाहिए, ठीक है। तो इसमें 6 बड़ा था, इसमें नेगेटिव है, इसमें 3 बड़ा है तो इसके पास पॉजिटिव, लेकिन हमको यहाँ पे तो 3 माइनस है, तो जो बिगर वैल्यू होगा उसके पास नेगेटिव साइन होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे बड़ा कौन सा 6, इसके पास माइनस साइन, तो हम लोग इस ऑप्शन को ट्राई करेंगे, ठीक है। तो एट ऑप्शन नंबर सी के लिए जा रहे हैं, एट एक्स इक्वल्स टू, हम लोग ट्राई करते हैं, सबसे पहले क्या दिया 1, तो 1 रख के देखेंगे, तो क्या आ जाएगा 1 का स्क्वायर -5 इंटू 1 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, तो 1 -5 प्लस 6 इक्वल्स टू 0, 1 का स्क्वायर 1, 6 प्लस 1 कितना हो गया 7, और 7 -5 करेंगे तो 2 आ रहा है, इसमें भी आपका आंसर नहीं आ रहा है।
इसमें कितना आ रहा है 7 माइनस 5 इक्वल्स टू 0 आ रहा है। क्लियर है, समझ में आया क्या? ठीक। इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है आपको, देखते हैं। यहाँ पे -2 3 दिया है, यहाँ पे कुछ तो गड़बड़ है। आई थिंक ये दोनों जो है नेगेटिव साइड में होना चाहिए, -2 माइनस, क्योंकि जब आप इसको स्प्लिट करेंगे तो ये हो जाएगा -2 का स्क्वायर -5 इंटू -2 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 2 का स्क्वायर 4 -10 प्लस 6, अगर ये प्लस, अच्छा सॉरी ये प्लस में, 2 किस में प्लस में है, सही है ये। 2 जब प्लस में रहेगा तो 2 का स्क्वायर 4 और ये -10 6, ये कितना मिल गया आपको 0। अभी हम लोग किसमें 3 पे चेक कर रहे हैं, तो x इक्वल्स टू 3 पे जब आप रखेंगे ये सही हो गया, ठीक। ये डज नॉट इक्वल्स टू 0, ये डज नॉट इक्वल्स टू 0 और ये 2 पे अपना 0 हो गया। अब 3 पे चेक कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 3 का स्क्वायर -5 इंटू 3 प्लस 6 इक्वल्स टू 0। तो 9 माइनस 15 प्लस 6, तो ये दोनों को सिंप्लीफाई करो, 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो कितना आएगा 0। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। दोनों पॉजिटिव में ही है, 2,3 ही इसका आंसर है, ठीक है। ध्यान रखिएगा, ऐसे हम लोग बाई ऑप्शन रख के देखेंगे, चेक करें। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18। हमको क्या बोला, इफ द सम ऑफ द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिस बी -1। तो सबसे पहले ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन, इसको हम लोग स्टैंडर्ड फॉर्म से कंपेयर करते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्म क्या होता है, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0, ये होता है। तो ये ध्यान दीजिए, एक्स स्क्वायर कट गया, ए की प्लेस पे क्या बचा a+1, तो a इक्वल्स टू मिल गया आपको a+1, ठीक है। अब ये x x कट गया, क्या बचा b, तो b इक्वल्स टू कितना मिल गया, b इक्वल्स टू 2a+3। अब यहाँ पे c क्या, यहाँ पे कोई कांस्टेंट है मतलब वेरिएबल है क्या, नहीं है, तो c इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको 3a+7। क्लियर हुआ। अब आगे हमको क्वेश्चंस में बोला हुआ है कि सम ऑफ द रूट, सम ऑफ रूट मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल्स टू -b/a, ये होता है, ठीक है। अब वो देखो सम ऑफ द रूट्स करके क्वेश्चंस को चेंज कर दिया है। इसके बाद सीधे जो है क्या लिखा हुआ है, ये सब लिखने के बाद आपको b-1, मतलब ये कितना दिया है आपको -1 दिया है, और यहाँ पर माइनस साइन में बाहर लिख देता हूँ b कितना है अपने पास 2a+3, कोफिशिएंट ऑफ x 2a+3 अपॉन ए कितना दिया है अपने पास a+1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो दोनों साइड से माइनस माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया। अब ये डिवीजन में इधर जाके क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा, तो a+1 इक्वल्स टू 2a+3, ठीक है। अब ये दोनों वेरिएबल को एक साइड ले लेते हैं और इसको एक साइड ले लेते हैं, तो 3 को जैसे 2a है इसको इधर भेज देंगे, तो a-2a और ये कितना हो जाएगा 3-1, तो यहाँ से मिलेगा माइनस है इक्वल्स टू 2, तो a इक्वल्स टू क्या मिल गया आपको -2, ये माइनस साइन आ जाएगा। तो कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ठीक है। क्लियर हुआ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है अपने को, y इक्वल्स टू, इफ y इक्वल्स टू x e x, हमको dy बाई dx निकालना, डिफरेंशिएट करना है। तो y इक्वल्स टू होता है x e की पावर x, इसका डिफरेंशिएशन दोनों सेट करें, तो dy बाई dx इक्वल्स टू हो जाएगा d बाई dx ऑफ x e की पावर x। अब ये दो टर्म है, तो एक को टर्म 1 एक को टर्म 2 लेंगे, दोनों किसमें मल्टीप्लीकेशन, तो कौन सा रूल लगेगा, मल्टीप्लीकेशन रूल लगेगा। और मल्टीप्लीकेशन रूल में क्या होता है, बारी बारी से डिफरेंशिएट करते हैं। अभी हम x को कर रहे हैं बाहर, अभी डिफरेंशिएट किसको करेंगे, d बाई डी एक्स ऑफ e की पावर x। देखो मैंने e की पावर x को ब्रैकेट में रखा है, इसका मतलब ये कि e की पावर x का यहाँ पर डिफरेंशिएशन हो रहा है और x का डिफरेंशिएशन नहीं हो रहा है, ठीक है। चलो अब नेक्स्ट टाइम, अभी देखो अभी हमने e की पावर x का डिफरेंशिएशन किया, तो अब e की पावर x को बाहर रखेंगे और दूसरे बार किसका डिफरेंशिएशन करेंगे, x का डिफरेंशिएशन करेंगे, क्योंकि इसमें बारी बारी से डिफरेंशिएट किया जाता है जब ये मल्टीप्लीकेशन में होता है। जो फंक्शंस किस में होते हैं, मल्टीप्लीकेशन में, तो बारी बारी से डिफरेंशिएट किया जाता है, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, ये x और e की पावर x का डिफरेंशिएशन e की पावर x, ये फॉर्मूला होता है, एग्जैक्ट होता है। तो e की पावर x इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 1, तो दोनों में अब कॉमन क्या है,
दोनों में जो कॉमन है वो e की पावर x है, ये गया बाहर, तो यहाँ पे जब e की पावर x चला गया तो यहाँ पे क्या बचेगा x प्लस यहाँ पे कितना बचेगा 1। देखिए ये ऑप्शन में है क्या, हाँ ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, समझ में आया? ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, इफ सी ऑफ एक्स मतलब कॉस्ट फंक्शन एंड रेवेन्यू फंक्शन आर ऑफ एक्स विद द कॉस्ट फंक्शन रेवेन्यू फंक्शन रिस्पेक्टिवली द ब्रेक इवन पॉइंट। देखो यहाँ पर जब भी आपको ब्रेक इवन पॉइंट बनता है इसका मतलब ये कि देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। इस चीज को आप लोग ध्यान रखिए, यहाँ पे ना तो प्रॉफिट होता है ना देयर इज नो प्रॉफिट एंड नो लॉस। ठीक है, तो अब ये नो प्रॉफिट नो लॉस कब होगा, जितना हमने इन्वेस्ट किया था उतना ही अगर अपने को रेवेन्यू मिल जाए तो नो प्रॉफिट नो लॉस होगा। तो कहां पर दिया इसमें से, सबसे पहले ये होता है। ठीक, दूसरा तरीका क्या होता है कि रेवेन्यू फंक्शन इक्वल्स टू होता है कॉस्ट फंक्शन प्लस प्रॉफिट फंक्शन, ये होता है। अब इसमें पुट अप कर दो, कॉस्ट फंक्शन हमारे जीरो क्योंकि प्रॉफिट फंक्शन हमारे जीरो क्योंकि देयर इज नो प्रॉफिट, तो क्या बचेगा अपने पास आर ऑफ एक्स इक्वल्स टू सी ऑफ एक्स। और ये आप डायरेक्टली आप ये भी कर सकते। तो कौन सा ऑप्शन आपका आंसर है, ऑप्शन नंबर यहाँ पे कौन सा है, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक, चलिए अब हम लोग सेकंड सेक्शन में आते हैं ना, जो स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन है उसमें आते हैं। अब स्टैटिस्टिक्स में हम लोग फर्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन जो क्वेश्चन नंबर 21 से है। 21 बोला हुआ है, फिल द गैप द डैश ऑफ अ क्लास इज फ्रीक्वेंसी ऑब्टेन्ड बाय एडिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ ऑल क्लासेस। देखो एडिंग द फ्रीक्वेंसी, जब हम लोग किसी फ्रीक्वेंसी को एड ऑन करते जाते हैं तो हम लोग क्या करते हैं, उसमें क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते हैं, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं। तो द गिवन क्लासेस, तो अब इसमें केवल रिलेटिव फ्रीक्वेंसी थी तो ये कट गया, क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ग्रेटर देन है और एवरेज फ्रीक्वेंसी ये भी कट गया। अब क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी लेस देन, अब इसको वो टिक करें कि इसको टिक करें, बात ये आ जाती है क्योंकि क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी तो दोनों में होती है, ग्रेटर देन की लेस देन। लेकिन तो मैंने आपको बताया था कि जो सी एफ है वो लेस देन सीरीज में क्या होता है, इंक्रीज होते जाता है। सी एफ इंक्रीज होते जाता है, कब इंक्रीज हो जाता है, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब हम लोग नीचे की ओर जाते हैं तो ये इंक्रीज होते जाता है, और ये क्या हो जाता है आपका, डिक्रीज होते जाता है, डिक्रीजेस इन डाउनवर्ड डायरेक्शन। जब हम लोग नीचे की ओर जाते हैं एड ऑन करके तो ये डिक्रीज, नीचे की ओर जाते हैं तो ये डिक्रीज होता है और ये इंक्रीज होता है। तो हमको क्या बोल रहा है कि एडिंग द फ्रीक्वेंसीज ऑफ ऑल क्लासेस प्रीसीडिंग द गिवन क्लासेस। तो जब हम ऐड ऑन करते जाएंगे तो हमेशा क्या होगा, इंक्रीज ही होगा। तो इंक्रीज किस में होता है, लेस देन में होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में क्या बोला हुआ है, द नंबर ऑफ साइंस आर्ट्स एंड कॉमर्स ग्रेजुएट। अब देखो तीन कैटेगरी है, साइंस आर्ट्स और कॉमर्स ग्रेजुएट इन अ कंपनी आर 30, 70 एंड 50 रिस्पेक्टिवली। ठीक है, एक कंपनी है, मैं इसको एक कंपनी को सर्कल में ले लेता हूं। इसमें आपका साइंस वाले हैं, ये आपके साइंस हैं, साइंस को मैंने लिख दिया साइंस। अब आर्ट्स वाले हैं, जिसमें से ये आपके आर्ट्स वाले हैं। फिर आपके कॉमर्स वाले हैं, कॉमर्स वाले हैं। तो ये जो साइंस है कितने हैं, ये 30 हैं, आर्ट्स वाले 70 हैं और कॉमर्स वाले 50। ठीक है, कॉमर्स ग्रेजुएट इन कंपनी इतने लोग हैं एक एक कंपनी में। एक ही कंपनी है जिसमें साइंस वाला जो एम्प्लॉय है वो 30 है, आर्ट्स वाला एम्प्लॉय 70 है और कॉमर्स वाले एम्प्लॉय 50। फिर आगे बोला है इफ दिस फिगर्स आर रिप्रेजेंटेड बाय अ पाई चार्ट, मैंने सर्कल में किया क्योंकि ये पाई चार्ट बोला हुआ है। ठीक है, देन व्हाट इज द एंगल करस्पॉन्डिंग टू साइंस ग्रेजुएट। तो ये साइंस ग्रेजुएट में जो 30 लोग हैं ये कितना एंगल फॉर्म करेंगे, एंगल कितना फॉर्म करेंगे ये पूछ रहे हैं। ठीक है, तो ये किस में फॉर्म हुआ है, सर्कल में। तो एक सर्कल जो है कंप्लीटली कितना डिग्री फॉर्म करता है, 360 डिग्री बनाता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 360 डिग्री के लिए टोटल कितने हैं, इसमें 70 और ये 30 ये 50, में यहाँ पे लिखते हैं तो 70 प्लस 30 प्लस 50 इतने इक्वल्स टू कितना आ जाएगा यहाँ पे 360। क्लियर हुआ? तो 70 30 100 प्लस 50 150
अब यहाँ पे मैं मेंशन कर दूं नंबर ऑफ साइंस आर्ट्स, अच्छा ये नंबर्स मैं एन ले लेता हूँ यहाँ पे, ये एन, तो ये मिल गया अपने को 360, और ये एन इक्वल्स टू हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 150। ये क्लियर हुआ, ये दोनों करिए। अब इतना जो है नंबर्स हो गया, ये तो नंबर्स के लिए हो गया, तो 1 नंबर में इतना डिग्री फॉर्म होगा, क्लियर हुआ। लेकिन हमको पूछा किसका है, साइंस ग्रेजुएट, साइंस के लिए पूछा है, साइंस ग्रेजुएट के लिए पूछा है कि कितना एंगल फॉर्म करेगा। तो जो साइंस ग्रेजुएट वाले, साइंस ग्रेजुएट जो है कितने हैं 30, इसको आगे कर देता हूं, साइंस ग्रेजुएट कितने 30 हैं, यहाँ पे ध्यान से देखिए साइंस ग्रेजुएट कितने 30 नंबर्स हैं। तो यहाँ पर 1 नंबर्स में कितने, इतने डिग्री है, तो 30 इंटू 360 डिवाइडेड बाई 150, 0 0 कट गया, 15 1 जा 15 2 जा 30, तो कितना बचा अपने पास 2 इंटू 36 इक्वल्स टू कितना हो गया 720 डिग्री। ऑप्शन नंबर पी इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से यहाँ पे एरिथमेटिक मीन को लेकर है। इसमें क्या बोला, द एरिथमेटिक मीन, एरिथमेटिक मीन ऑफ दिस सीरीज, ये कौन सा सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। और जब भी इंडिविजुअल इंडिविजुअल सीरीज देगा तो हमेशा अपने को अरेंज करना है प्रॉपरली। तो जब हम इसको अरेंज करेंगे, असेंडिंग या डिसेंडिंग किसी भी ऑर्डर में आप अरेंज कर सकते हैं। तो अरेंज करेंगे तो क्या मिलेगा 2 3 4, देखो सबसे पहले 2 लिख दिए 2 आ गया, फिर 3 लिख दिए 3 आ गया, फिर ऐसे कट कर देना, 4 लिख दिए तो 4 आ गया, कंफ्यूजन कम होता है ऐसे कट करने से। ठीक है, इसके बाद 5 है तो 5 लिख दिए, फिर 7, तो यहाँ पे मैं यहाँ पे 7 लिख दिया, तो फिर 9, तो यहाँ पे मैंने लिख दिया, वही प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज हो गया। तो इसमें तो फिलहाल अरेंज करने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि ये मीन की बात की हुई है। लेकिन फिर भी आप कोशिश कीजिएगा कि ये हैबिट बनाने के लिए है कि इंडिविजुअल सीरीज को आपको अरेंज कर लेना। ठीक है, अब मीन क्या होता है, एक्स बार इक्वल्स टू सम ऑफ एक्स अपॉन एन, सभी नंबर्स का ऑब्जर्वेशंस का सम करके एन से डिवाइड करते हैं। ठीक है, तो इसमें ऑब्जर्वेशंस क्या क्या दिए, ये दिया 2 + 3 + 4 + 5 + 7 + 9 डिवाइडेड बाई कितने 1 2 3 4 5 6 डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा। क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए सॉल्व करते हैं। यहाँ पे कितना हो गया, ये 3 + 2 5, 5 और 4 9, 9 और 5 14, 14 और 7 21, 21 + 9 कितना हो गया 30, 30 और नीचे कितना है 6, तो 6 1 जा 6 5 जा, तो एवरेज कितना मिला अपने को x बार इक्वल्स टू 5। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, मीडियन ऑफ द डाटा। देखो वापिस ये किस टाइप का सीरीज है, इंडिविजुअल सीरीज है। तो इंडिविजुअल सीरीज में अपने को क्या करना रहता है, अरेंज करना रहता है। मैंने ये पहले ही बताया, पहले अरेंजमेंट, फिर अपने को सॉल्यूशन की ओर आगे बढ़ना है। अरेंज के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है 13, तो पहले इसको कट करो, यहाँ पे लिखो 13, कंफ्यूजन खत्म होता है। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट स्मॉलेस्ट कौन सा है 15, तो यहाँ पे लिखो 15, ये भी कट हो गया। फिर नेक्स्ट कौन सा है 16, तो यहाँ पे इसको कट करो, यहाँ पे लिखो 16। अब नेक्स्ट कौन सा 17, 17 फिर यहाँ पे लिखो 17, फिर कौन सा 19, तो यहाँ पे लिखो 19, फिर कौन सा 20, तो यहाँ पे लिखो 20। ठीक है, अब यहाँ पे मीडियन बोला है, मीडियन मतलब बीच का टर्म चाहिए, मिडिल टर्म चाहिए। तो इसमें टोटल कितने 1 2 3 4 5 6, एन कितने हैं अपने पास, एन इक्वल्स टू 6 है। मतलब ये क्या इवन, इवन के केस में क्या देखना है कि इसमें बीच का 2 टर्म लेना है। तो 2 ये बाहर चला गया, 2 ये बाहर चले, बीच में क्या बचा 16 और 17। अब इन दोनों का अपने को एवरेज निकालना है, तो कितना हो जाएगा 16 16 32 + 1 33 डिवाइडेड बाय 2, तो 2 1 जा 2 6 जा 16.5, ये आपका मीडियन हो गया। अगर यहाँ पे जैसे ये इवन आ गया, अगर यहाँ पे ऑड आता, तो यहाँ पे जो बीच में नंबर होता है इस सीरीज का, इंडिविजुअल सीरीज में ही, तो उसी को हम लोग सीधा पिक कर लेते। बट यहाँ पे इवन आया था, यहाँ पे 2 सेंटर है, इस वजह से हमने इन दोनों का एवरेज निकाला है, और एवरेज हमको कितना मिला 16.5। तो ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द मीन एंड मीडियन ऑफ अ सर्टेन सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन। देखो सबसे पहले क्या बोला, मीन बोला है, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एक्स बार इक्वल्स टू 26.25। ठीक है, रुपीस रुपीस में यूनिट नहीं मेंशन कर रहा हूँ मैं। फिर बोला है मीडियन, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एमडी, एमडी कितना दिया है अपने पास
32.50। फिर केवल देन द अप्रोक्सीमेट वैल्यू ऑफ मोड, मोड निकालना है, एमओ निकालना है। तो इनके बीच में अपने पास रिलेशन होता है मीन माइनस मोड इक्वल्स टू 3 इंटू मीन माइनस मीडियन। ये होता है वैल्यू पुट अप करो। मीन कितना है अपने पास 26.25, माइनस मोड तो नहीं पता है अपने को, और 3 इंटू मीन कितना है 26.25 और मीडियन कितना है 32.50। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो आपको कितना मिलेगा यहाँ पे 32.50 माइनस 26.25, 6.25 आ रहा है, ठीक है। तो यहाँ से हो जाएगा 3 इंटू 6.25, तो कितना मिलेगा 6.25 इंटू 3 करेंगे तो 18.75। साथ में देखो ये नेगेटिव साइन आएगा ना, यहाँ पे बड़ा है, तो माइनस 18.75, और इधर कितना है 26.25 माइनस मोड। अब ये मोड इधर माइनस हो रहा है तो ये राइट साइड में चला जाएगा, क्या हो जाएगा प्लस। अब यहाँ पे पहले से अपने पास कितना है 26.25, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब 18.75 इधर राइट साइड में क्या कर रहा है माइनस, इधर आके क्या करेगा वो लेफ्ट साइड में प्लस, तो 18.75। अब 18.75 के साथ प्लस करेंगे 26.25, तो फाइनली आपको मिलेगा 45। तो मोड इक्वल्स टू कितना मिल गया आपको 45। दैट इज योर आंसर। कौन सा है, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ठीक है। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम, अच्छा एक मिनट मैं इसको फॉर्मूले को जो है ब्रैकेट में कर देता हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द सम ऑफ डेविएशन। वापिस से देखिए सम बोल दिया, जैसे ही सम बोलेगा तो समेशन का साइन लगा दीजिए, डेविएशन बोलेगा तो एक्स माइनस एक्स बार लगा दीजिए। फिर 20 ऑब्जर्वेशन बोल रहे हैं तो ऑब्जर्वेशन एन को रिप्रेजेंट करता है, और ये कितना है अपने पास 24, तो एन इक्वल टू कितना हो गया 24। फिर क्या बोला मेजर्ड फ्रॉम 4, मेजर्ड फ्रॉम 4 मतलब हमारे पास जो समेशन एक्स माइनस एक्स बार है ये किससे मेजर किया हुआ है 4 से मेजर किया, मतलब ये कितना है 4 है। तो मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ समेशन एक्स माइनस 4, ठीक है। कितना दिया हुआ है इज मतलब इक्वल्स टू कितना दिया 276, तो 270 एक्स बार कितना हो गया अपने पास 4 हो गया। अब क्या निकालने के लिए मीन ऑफ दी ऑब्जर्वेशन, तो मीन का देखो यहाँ पे डेविएशन दिया है, तो डेविएशन के लिए अरिथमेटिक मीन का फॉर्मूला क्या होता है एक्स बार इक्वल्स टू ए प्लस समेशन डी एक्स अपॉन एन, ये होता है। अब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे। ए हमारे पास कितना है 4, मैंने अभी बताया कि मेजर्ड फ्रॉम ए 4, मतलब ये अरिथमेटिक मीन है, तो यहाँ पे लिखेंगे सॉरी एज्यूम्ड मीन है, एक्स माइनस ए होगा ये, एक्स माइनस ए एज्यूम्ड मीन, तो ये 4 हो गया। तो यहाँ पे लिखेंगे 4 प्लस समेशन ये dx कितना दिया 276, और नीचे कितना दिया आपका n, n कितना है अपने पास 24। तो जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये मिलेगा आपको 4 प्लस 276 डिवाइडेड बाई 24, तो यहाँ पे आया 11.5, यहाँ पे आपको मिला 11.5, इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो 15.5 आपको क्या मिल गया, मिल। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर, ठीक है। चलिए ठीक, हमने यही फॉर्मूला क्यों लगाया, क्योंकि यहाँ पर आपको डेविएशन दिया, डेविएशन के लिए आपका फॉर्मूला ये होता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपके पास कि द एरिथमेटिक मीन ऑफ 100 वापिस से ये ऑब्जर्वेशंस की बात कर रहा है, तो ये 100 क्या हो जाएगा एन हो गया, इज एरिथमेटिक मीन इज 40 दिया हुआ 100 ऑब्जर्वेशन का, तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ एन इक्वल्स टू 100 है, और एक्स बार कितना है आपके पास 48। लेटर ऑन इट वाज फाउंड दैट द टू ऑब्जर्वेशंस 52 एंड 28, अब इसमें दो ऑब्जर्वेशंस हैं, तो मैं उसको x1 ले लेता हूँ, एक है x1 52 एंड 52, हाँ ये 52 और x2 क्या है आपके पास 28, वर रॉन्गली कॉपीड एज 44 एंड 86, ये क्या है आपका करेक्ट है, ये आपका करेक्ट वाला है, और एक है 44 और 86, ये आपका इनकरेक्ट है। क्वेश्चंस में आपको बोला हुआ है कि हमारे पास जो 10 ऑब्जर्वेशंस हैं जिसका मीन 40 है, उसका जो उसमें दो ऑब्जर्वेशन ऐसा है 52 और 28 जो करेक्ट है, ये क्या है करेक्ट है, बट उनको उनको जो गलती से हमने मिस रीड कर दिया है कि 52 एंड 28 वर रॉन्गली कॉपीड एज 44 एंड 86, 44 और 86 हमने जो है उसको गलती से कॉपी कर लिया है, ठीक है।
तो इसके लिए क्या हो जाएगा, सबसे पहले तो हमको हमारे पास फॉर्मूला होता है एक्स बार करेक्ट के लिए जो फॉर्मूला होता है ये होता है आपके पास समेशन एक्स इनकरेक्ट माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशंस प्लस करेक्ट करेक्ट ऑब्जर्वेशंस। मैं थोड़ा शॉर्ट में लिख रहा हूं तो आप उसको ध्यान दीजिए, डिवाइडेड बाय एन। ठीक है, तो पहले तो एक सम ऑफ एक्स निकालेंगे, तो सम ऑफ एक्स कैसे निकलेगा, एक्स बार इक्वल्स टू समेशन एक्स अपॉन एन होता है। ठीक है, तो एक्स बार अपने पास कितना है 40 है और समेशन एक्स नहीं पता है, एन कितना है अपने पास 100 है। तो यहाँ पर समेशन एक्स कितना मिल गया 40 इंटू 100 कर देंगे, 100 डिवीजन में इधर जाके मल्टीप्लाई करेगा तो ये कितना है 40 इंटू 100 इक्वल्स टू ये हो गया आपके पास 4000। क्लियर हुआ, और जब ये 4000 हो गया तो एक्स बार तो ये अपने को मिल गया 4000 और इसको थोड़ा ऊपर कर लेता हूँ मैं, ठीक है स्क्रीन में, ये 4000 हो गया। अब 4000 माइनस इनकरेक्ट ऑब्जर्वेशन, तो इनकरेक्ट कौन सा, ये वाला इनकरेक्ट तो 44 और 86, तो माइनस 44 माइनस 86 प्लस करेक्ट ऑब्जर्वेशन क्या है 52 और 28, 52 प्लस 28 डिवाइडेड बाय एन बोला है, तो एन कितने अपने पास 100। तो जब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो एक्स बार इक्वल्स टू करेक्ट आपको मिलेगा 39.5। कहाँ दिया है ये, ऑप्शन नंबर ए इज, हाँ ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया क्या, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स। अच्छा ये देखो मीन डेविएशन ऑफ द नंबर्स बोला है फ्रॉम द मीडियन, अच्छा मीडियन बोला है, ठीक है। मीडियन से एक मिनट पहले मीन डेविएशन का फॉर्मूला लिखते हैं, मीन डेविएशन इक्वल्स टू होता है समेशन एक्स माइनस एम डी, अच्छा ये मोड ऑफ होता है, सॉरी मोड ऑफ एक्स माइनस एम डी डिवाइडेड बाई एन, ये होता है। तो हमको पहले क्या चाहिए, एम डी चाहिए, तो पहले इसको अरेंज करें वापस से, देखो ये इंडिविजुअल सीरीज है और इंडिविजुअल सीरीज में सबसे पहले अपने को क्या करना रहता है, अरेंज करना रहता है। तो अरेंज करेंगे तो क्या पाएगा, सबसे स्मॉलेस्ट इसमें से कौन सा है, स्मॉलेस्ट है, स्मॉलेस्ट इसमें 32, तो मैं करूंगा पहले कट 32 को, तो यहाँ पे क्या लिखूंगा, यहाँ वापिस से 32। अब उसके बाद स्मॉलेस्ट 33, तो मैं लिख दिया 33। फिर स्मॉलेस्ट कौन सा इसमें से 48, तो यहाँ पे लिखेंगे 48, 48 करके करते कट। फिर उसके बाद स्मॉलेस्ट कौन सा इसमें से 48 के बाद 68, तो ये है आपके पास 68, तो 68 भी हो गया कट। अब कौन सा बचे इसमें से 68 के बाद 70, तो 78 भी कट हो गया। फिर यहाँ पे आपके पास 80, 80 भी कट हो गया, क्या बचा 88, 88, फिर ये भी कट हो गया, फिर क्या बचा यहाँ पे 95। तो कितने नंबर इसमें 1 2 3 4 5 6 7 8, यहाँ पे टोटल एन इक्वल्स टू कितने हैं 8 है, ठीक है, जो कि इवन है, इवन है तो सेंटर नंबर बीच में जो दो सेंटर आएंगे, तो दो सेंटर कौन कौन से आएंगे, 3 इधर चला गया और ये 3 इधर चला गया, तो बचे कि ये दोनों का एवरेज चाहिए अपने को। तो 68 प्लस 70 डिवाइडेड बाई 2 करेंगे तो अपने को क्या आ जाएगा, अपने पास क्या आ जाएगा मीडियन, तो एम डी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 808 706 13 डिवाइडेड बाई 2, 2 6 2 9 जा 69, मीडियन आ गया। ठीक है, अब हम लोग मीन डेविएशन के लिए सॉल्व करेंगे। तो मीन डेविएशन का यहाँ पे पहले तो मैं ये प्रॉपर बना लेता हूँ, अब मुझे ये सीरीज थोड़ा बनाना पड़ेगा। तो x दिया है अपने पास, x कितना है 32 33 48 68 70 80 88 और ये 90 कितना है 95, ठीक। अब अपने पास x माइनस एम डी चाहिए, देखो मैं मोड लगा रहा हूँ, मोड का मतलब देयर इज नो नेगेटिव साइन, मतलब ऑलवेज पॉजिटिव, तो हमको अगर नेगेटिव मिल रहा है तो भी अपने को किस में लिखना है पॉजिटिव लिखना है, और एम डी कितना है 69, तो ये अपना हो जाएगा इसका मतलब होता है x माइनस 69, ठीक है, ये मोड लगा रहेगा यहाँ पे। तो 32 को 69 से माइनस, तो 69 माइनस 32 क्या मिलेगा आपको 37, यहाँ से मिल गया आपको 37। अब 69 में आपको 33 को माइनस करना है, क्या मिलेगा यहाँ से आपको 36। अब नेक्स्ट है 69 में आपको किसको माइनस करना है 48 को, क्या मिलेगा यहाँ पे 21।
अब वापिस से 69 में आपको माइनस करना है 68 को, तो यहाँ से क्या मिलेगा आपको 1। 69 में माइनस करना है 70 को, तो यहाँ से क्या भी मिलेगा 1। अब 80 को माइनस करना है, ठीक है। 69 माइनस 80 जब करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ पे कितना 11, और 88 करेंगे। 69 माइनस जब 88 करेंगे तो आपको मिलेगा यहाँ से 19। साथ में 69 माइनस 95 जब आप करेंगे तब आपको मिलेगा 26। ये सब मिल गया, तो इन सभी का क्या हो रहा है, समेशन हो रहा है, तो इन सभी का सम करो। जब इन सभी को सम करोगे तो कितना मिलेगा, यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं। यहाँ पे 37 प्लस 36 प्लस 21 प्लस 1 प्लस 1 प्लस 11 प्लस 19 प्लस 26, कितना मिल गया 152। तो यहाँ से मिलेगा 150, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग अब एम डी लिखेंगे, तो यहाँ पे मैं निकाल दे रहा हूँ एम डी इक्वल्स टू कितना है ये 152 और डिवाइडेड बाई एन। एन कितना है अपने पास, कितने एन कितना है था 8, तो डिवाइडेड बाई 8। तो 152 डिवाइडेड बाई जब आप 8 करेंगे तो आपको मिलेगा कितना 19। तो यहाँ पे मीन डेविएशन कितना आ गया 19 आ गया। तो कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ठीक है। समझ में आया क्या, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया क्वेश्चन नंबर 29 फॉर स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन। स्क्यूड डिस्ट्रीब्यूशन के लिए बोला हुआ है मीन इक्वल्स टू, देखो मीन बोला है एक्स बार दिया है, मीडियन बोला है एफ डी दिया है, स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा से डिनोट करते हैं। द कोफिशिएंट ऑफ स्क्यूनेस, स्क्यूनेस का इसको जैसे डिनोट करते हैं। फॉर्मूला होता है मीन माइनस मोड माइनस मीडियन से, तो 3 इंटू मीन माइनस मीडियन डिवाइडेड बाई स्टैंडर्ड डेविएशन, ये होता है फॉर्मूला में पुटअप कीजिए। ये हो जाएगा 3, और मीन कितना है अपने पास 100, मीडियन कितना है 98.5 और स्टैंडर्ड डेविएशन कितना है 9। तो फाइनली अपने कितना मिलेगा अपने को 3 1 जा 3 3 जा 9। अब ये 100 में 98.5 से अगर कितना मिलेगा आपको 1.5 डिवाइडेड बाई 3। तो 1.5 डिवाइडेड बाई 3 करेंगे कितना मिलेगा 0.5। पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, तो प्लस 0.5। तो ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में अपने को क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 30। इफ द सम ऑफ, देखो वापिस से सम बोल दिया, सम मतलब अपने को लगाना है समेशन, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, मतलब x माइनस ए का स्क्वायर, स्क्वायर ऑफ द डेविएशन, और 10 ऑब्जर्वेशन बोल दिया, मतलब ये 10 क्या चीज है यहाँ पे n है। फ्रॉम मीन, मीन बोला है, मीन मत बोला है 50। तो यहाँ पर जो एज्यूम्ड मीन था वो हमारा क्या हो जाएगा एक्स बार, मीन बोला हुआ है तो ये कितना है अपने पास 50। तो मैं इसको वापस से करेक्ट करता हूँ, समेशन एक्स माइनस 50 पूरे का स्क्वायर कितना बोला हुआ है इज इक्वल्स टू 250, ये अपने को दिया। देन अपने को सी बी निकाल, कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस। तो सी बी का फॉर्मूला होता है स्टैंडर्ड डेविएशन एच डी डिवाइडेड बाई एरिथमेटिक मीन इनटू में क्या होता है 100। तो हमको तो एरिथमेटिक मीन पता है कितना दिया है, एरिथमेटिक मीन फ्रॉम मीन बोले 250 दिया हुआ है, और यहाँ पर स्टैंडर्ड डेविएशन कितना दिया पता है क्या नहीं। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड डेविएशन सिग्मा इक्वल्स टू ये हो जाएगा आपके पास, फॉर्मूला होता है इसके लिए रूट समेशन एक्स माइनस एक्स बार का स्क्वायर अपॉन में एन, ये होता है। तो ये रूट कितना दिया है, ये वैल्यू देंगे स्क्वायर कर देंगे समेशन एक्स माइनस 50 का होल स्क्वायर अपॉन में एन। तो फाइनली अपने को मिलेगा ये रूट 250 डिवाइडेड बाई एन कितना है 10, तो जीरो जीरो कट गया, रूट 25 इक्वल्स टू कितना आ गया 5। तो सिग्मा अपने पास कितना आ गया 5। देखो यहाँ पे एरिथमेटिक मीन का स्क्वायर होता है ना, इसीलिए मैंने यहाँ पे एरिथमेटिक मीन को डायरेक्टली 50 कंसिडर कर लेना है, ठीक है। अगर यहाँ पे ये स्टैंडर्ड डेविएशन में अरिथमेटिक मीन नहीं होता तो मैं इसको एज्यूम्ड मीन लेकर चलता, ठीक। अब इसकी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप कर दो, जब हम लोग उसकी वैल्यू को यहाँ पे पुटअप करेंगे तो फाइनली अपने को क्या मिलेगा, सी बी इक्वल्स टू, सी बी इक्वल्स टू हो जाएगा आपके पास स्टैंडर्ड डेविएशन 5 है
और आपके पास मीन 50 है, 7 में इंटू में 100, तो 51 जा 52 जा कितना मिला 10%। तो कोफिशिएंट ऑफ वेरिएंस कितना है 10% है। ठीक है, चलिए ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, क्वेश्चन नंबर 31, वेरिएंस ऑफ x 6.25 है। वेरिएंस, अच्छा एक मिनट पहले मैं लिख लेता हूँ, वेरिएंस ऑफ x इक्वल्स टू 6.25। अब यहाँ पे स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ x निकालेंगे तो ये हो जाएगा रूट ऑफ 6.25। तो रूट 6.25 कितना हो जाएगा, ये 2.5 का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, 625 का 25 होता है और एक डेसिमल बाहर होता है। अब आपको दिया हुआ है वेरिएंस ऑफ y इक्वल्स टू 4, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ y इक्वल्स टू रूट 4 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 2। अब कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई 0.9 दिया, ठीक है, इसको ये रेंज दो। द कोफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन बिटवीन एक्स एंड वाई, हमको यहाँ से जो है आर निकालना। तो आर का फॉर्मूला क्या होता है, आर कोरिलेशन कोफिशिएंट में आर का फॉर्मूला, देखो कोवेरिएंस दिया है इसीलिए हम लोग यहाँ पे कोवेरिएंस का फॉर्मूला लगाएंगे, ये आप ध्यान रखिएगा। कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई अपॉन स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई। तो कोवेरिएंस ऑफ एक्स वाई कितना है अपने पास 0.9 और स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना है 2.5 इनटू स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना है 2, तो यहाँ पे लिखेंगे 2। जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 0.9 डिवाइडेड बाई 2.5 तो कितना है 0.36, अगेन डिवाइडेड बाई 2 तो 0.1। फाइनली अपने को आर कितना मिला 0.18। तो ऑप्शन में कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 32, क्वेश्चन नंबर 32 में क्या हुआ, फॉर 10 सेट, देखो सेट ऑफ ऑब्जर्वेशन, फिर 10 सेट बोला तो एन कितना है अपने पास 10 है। अब क्या बोला हुआ है, ऑफ रैंक ऑफ टू वेरिएबल, देखो रैंक बोल रहा है, रैंक बोल, हाँ ठीक है, टू वेरिएबल एक्स एंड वाई, द सम ऑफ डिफरेंस बोला है, वापिस से सम बोल दिया, क्या साइन लगाओगे समेशन का, ठीक है, समेशन का डिफरेंस, सम ऑफ डिफरेंस बिटवीन द रैंक इज 30। एक्चुअली सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस होगा, यहाँ पे गलत है, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंस हो जाएगा। सम ऑफ, यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ डिफरेंसेस, तो सम ऑफ डी स्क्वायर कितना दिया हुआ है यहाँ पे आपको 30 दिया है। आपको क्या निकालना है, रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट निकालना है, रैंक कोरिलेशन। तो रैंक कोरिलेशन कोफिशिएंट का फॉर्मूला क्या होता है, आर इक्वल्स टू 1 माइनस 6 समेशन डी स्क्वायर अपॉन एन इनटू एन स्क्वायर माइनस में 1। जब इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे तो ये हो जाएगा 1 माइनस 6 इंटू सम ऑफ डी स्क्वायर कितना है 30 अपॉन एन, एन कितना दिया अपने को 10 दिया, तो 10 इंटू 10 स्क्वायर माइनस में 1। सिंप्लीफाई करो, 1 माइनस ये जीरो इससे कट गया, 6 3 से 18 डिवाइडेड बाई 10 की स्क्वायर 100 माइनस 1 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपके पास 99। तो 18 डिवाइडेड बाई 99 करेंगे तो कितना मिलेगा आपको 0.18, तो माइनस 1 कीजिए कितना मिल रहा है 0.818। हमको कितना आंसर मिल रहा है यहाँ पे आर का वैल्यू 0.818। तो कौन सा ऑप्शन से जो है अपने को 0.818 मिल रहा है। अब हमको डेसिमल, हमने डेसिमल में निकाला है तो हम लोग चेक करेंगे कि कौन से ऑप्शन से जो है आपको 0.818 मिल रहा है। ठीक है, हम लोग पहले आई थिंक ये हो सकता है क्योंकि 9 है, 99 किसके टेबल में जा सकते हैं 11 के टेबल में जा सकते हैं, तो हम लोग ये चेक करेंगे। तो सबसे पहले 9 डिवाइडेड बाई 11 करेंगे तो ये अपने को 0.81 में एग्जैक्टली हमारा गेस सही था, 9/11 आपका आंसर है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया क्या, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर 31, इफ द टू रिग्रेशन लाइन करस्पॉन्डिंग टू टू वेरिएबल्स एक्स एंड वाई मीट अ पॉइंट, देखो मीट अ पॉइंट कहाँ पे मीट कर रहे 2 3 पे, मतलब ये मीन पे, मीट अ पॉइंट का मतलब मीन पर मीट कर रहे हैं। तो हमको यहाँ पे दिया है, ये जो है आपका क्या है 2 3, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्स बार इक्वल्स टू 2 और वाई बार इक्वल्स टू कितना है 3। आगे वेरिएंस ऑफ एक्स और वेरिएंस ऑफ वाई दिया है, अगेन वेरिएंस ऑफ एक्स इक्वल्स टू 4 है
तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ एक्स कितना हो जाएगा √4 इक्वल्स टू 2, और वेरिएंस ऑफ वाई इक्वल्स टू यहाँ पे 1 है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन ऑफ वाई कितना हो जाएगा 1 का रूट इक्वल्स टू 1। तो एंड कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन एक्स एंड वाई देखो आर दिया है, आर इक्वल्स टू 1/2। फाइंड द एस्टिमेटेड वैल्यू ऑफ y फॉर x, y की वैल्यू निकालना है। एस्टिमेटेड वैल्यू बोला है मतलब कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ y फॉर x। तो ध्यान दीजिए कि इसमें y की वैल्यू निकालनी है, y फॉर x के लिए। तो इसके लिए हम लोग क्या फॉर्मूला लगा सकते हैं y की वैल्यू निकालने के लिए, कोरिलेशन कोफिशिएंट। जब भी हमको ऐसा वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए बोलते हैं तो ये रिग्रेशन लाइन पहले उसके लिए अपने को पता होनी चाहिए, अगर दी हुई तो ठीक है, नहीं दी हुई है तो हम उसको कैलकुलेट करेंगे, ठीक है। तो रिग्रेशन लाइन का क्या होता है फॉर्मूला यहाँ पर, y और फॉर y का वैल्यू कैलकुलेट करना है किस पे, x इक्वल टू 6 पे, तो हम लोग जाएंगे यहाँ पे y ऑन x का, y ऑन x वाले इक्वेशन पे, तो ये हो जाएगा y माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स एक्स माइनस एक्स बार, ठीक है। तो अपने पास सबसे पहले तो बी वाई एक्स, मैं यहाँ पे बी वाई एक्स निकाल लेता हूँ। बी वाई एक्स होता है यहाँ पे आर इंटू पहले क्या लिखे वाई, यहाँ पे लिखेंगे सिग्मा वाई, फिर बाद में कितने लिखे एक्स, तो सिग्मा एक्स। तो यहाँ पे हो जाएगा आर कितना है अपने पास 1/2, सिग्मा वाई कितना है, सिग्मा वाई यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया है 1, और सिग्मा एक्स कितना कैलकुलेट किया है 2, तो ये हो जाएगा 1/4। अब यहाँ पे y अपने को निकालना है, y बार कितना है, y बार दिया है अपने को 3, y माइनस 3 इक्वल्स टू बी वाई एक्स कितना दिया है 1/4 इंटू एक्स, एक्सिस वैल्यू पे निकालना है 6 पे, तो x इक्वल्स टू 6 माइनस एक्स बार कितना दिया है अपने को 2 दिया है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा, इसको थोड़ा ऊपर कर लेते हैं, ठीक है। ये सिंप्लीफाई करेंगे तो ये हो जाएगा y माइनस 3 इक्वल्स टू 1/4 इंटू 4, तो 4 से कितना मिला आपको 1। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आगे हो जाएगा y इक्वल्स टू 1, ये 1 है और 3 यहाँ माइनस, इधर जाएगा प्लस, तो 3 + 1 इक्वल्स टू 4। तो कौन सा ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, आप इसको एक बार देख लीजिए, ठीक है। क्लियर हुआ, समझ में आया, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ेंगे, पहले इसको मार्क कर लेते हैं, इक्वेशंस का वो फॉर्मूला, रिग्रेशन कोएफिशिएंट का वो, और ये इक्वेशंस का फॉर्मूला, ये जो फॉर्मूला लग रहा है उसको हम लोग मार्क कर लेते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, इफ द रिग्रेशन लाइन आर परपेंडिकुलर, देखो जब भी कोई रिग्रेशन लाइन परपेंडिकुलर होते हैं एक दूसरे के, उस केस में जो आर का वैल्यू होता है वो होता है 0, ठीक है। आर इक्वल्स टू 0 होता है तो परपेंडिकुलर होता है, और आर की इक्वल्स टू +-1, मतलब आर इक्वल या तो +1 होगा या फिर -1 होगा, उस केस में जो रिग्रेशन लाइन होता है वो होता है कोइंसिडेंट, कोइंसिडेंट लाइन होता है, या फिर उसको बोल सकते हो आइडेंटिकल। सबसे पहले प्रीफर करना है आपको कोइंसिडेंट, ये नहीं है तो आपको जाना है आइडेंटिकल की ओर। अगर आर का वैल्यू +1 या फिर -1 दोनों में से कोई भी दिया हुआ है और आर का वैल्यू 0 दिया है, तो उसके लिए हम लोग क्या कंसीडर करते हैं, परपेंडिकुलर रिग्रेशन लाइन, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे क्या दिया 0, अच्छा सॉरी, आर इक्वल टू 0 कहाँ पे दिया, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू, क्या बोला, स्कैटर डायग्राम गिव्स प्रिसाइज डिग्री, तो प्रिसाइज डिग्री नहीं देता है, क्योंकि ये ग्राफिकल मैथमेटिकल होता है तो प्रिसाइज डिग्री नहीं देगा। ये स्कैटर डायग्राम अनेबल टू फर्दर मैथमेटिकल ट्रीटमेंट, ये भी नहीं है, वो तो ग्राफिकल होता है। फिर बोला द स्कैटर डायग्राम इज द ग्राफिकल, हाँ देखो यहाँ पे दिया है, स्कैटर डायग्राम किसे रिप्रेजेंट करता है, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रिलेशन बिटवीन टू वेरिएबल्स, मतलब ये सही। और जब ये दो पॉइंट गलत है तो किसमें ऑल पॉइंट्स इन स्कैटर डायग्राम लाई ऑन स्ट्रेट लाइन व्हेन द कोरिलेशन कोएफिशिएंट इज 0, रॉन्ग जवाब, क्योंकि कोरिलेशन कोएफिशिएंट जब r इक्वल टू 0 होता है तो हमारा डायग्राम ये बनता है जहाँ पे कोई भी स्ट्रेट लाइन फॉर्म नहीं होता, तो हमारे लिए क्या हो जाएगा, आर इक्वल टू 0 पे ये होता है, यहाँ पे क्या बोला स्ट्रेट लाइन बने, मतलब ऑप्शन नंबर डी भी रॉन्ग हो गया, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया, द स्लोप ऑफ द रिग्रेशन लाइन y ऑन x, अच्छा इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, स्लोप का मतलब होता है कोफिशिएंट ऑफ x,
कोफिशिएंट ऑफ एक्स, एक्स का जो कोफिशिएंट होता है उसी को क्या बोलते हैं, स्लोप। और किस में बोला, रिग्रेशन लाइन वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स बोला है, तो मैं इसमें निकालने के लिए सिखा दे रहा हूं ताकि आप ना भूले इसको। वाई ऑन एक्स, तो वाई ऑन एक्स वाली इक्वेशन कौन से, तो वाई माइनस वाई बार इक्वल्स टू बी वाई एक्स, एक्स माइनस एक्स बार। अब यहाँ पर क्या बोला, स्लोप कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है, तो एक्स यहाँ पर ये है और इसका कोफिशिएंट, अच्छा एक और चीज, कोफिशिएंट ऑफ एक्स या फिर बोल सकते हो आप यहाँ पे, क्योंकि कई लोगों को कोफिशिएंट का मतलब नहीं पता होता, और मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स, हम लोग ये भी बोल सकते हैं इसको, एक्स का जो मल्टीप्लीकेशन होता है उसको हम लोग बोलेंगे यहाँ पर स्लोप बोलेंगे। तो यहाँ पर देखिए इस लेफ्ट साइड इक्वल टू के लेफ्ट साइड में y है और इक्वल टू के राइट साइड में क्या x है, तो x का मल्टीप्लीकेशन क्या है, पी वाई एक्स, तो इसको हम लोग बोलेंगे स्लोप। किसके लिए, y ऑन x के लिए। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, y ऑन x के लिए स्लोप का वैल्यू क्या हो जाएगा, बी वाई एक्स। तो y के लिए बोला है, देखो y ऑन x बोला है तो बी वाई एक्स, कहाँ गया बी वाई एक्स, कहाँ पर है, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, अब दूसरा x ऑन y के लिए अगर आपको पूछ लेगा तो आप कैसे निकालोगे, फंडा वही है, यहाँ पे लिखो x माइनस एक्स बार इक्वल्स टू बी एक्स वाई, वाई माइनस वाई बार। ठीक है, अपने को पता है कि जो स्लोप होता है क्या होता है, कोफिशिएंट ऑफ एक्स होता है या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ एक्स, तो ये बी एक्स वाई यहाँ पे मल्टीप्लीकेशन पहले इधर ले जाओ, तो ये क्या हो जाएगा, वन अपॉन बी एक्स वाई, एक्स माइनस एक्स बार इक्वल्स टू वाई माइनस वाई बार। अभी देखिए कि x का कोफिशिएंट क्या है, मल्टीप्लीकेशन ऑफ x, मतलब x का मल्टीप्लीकेशन क्या है, वन अपॉन बी एक्स वाई, तो ये वन अपॉन बी एक्स वाई जो है इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, स्लोप बोलेंगे। इसके लिए x ऑन y के लिए, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, स्लोप इक्वल्स टू वन अपॉन बी एक्स वाई, किसके लिए, y x ऑन y के लिए, ध्यान रखिएगा y ऑन x के लिए स्लोप होता है आपका बी वाई एक्स, ये होता है आपका बी वाई एक्स, और x ऑन y के लिए स्लोप होता है आपका वन अपॉन बी एक्स वाई, और ये बी वाई एक्स। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन, अच्छा एक बार, ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द कोरिलेशन कोफिशिएंट बिटवीन टू वेरिएबल्स लाइज बिटवीन, अच्छा कोरिलेशन कोफिशिएंट मतलब आर कहां से कहां के बीच में लाइज करता है, ये आपका लाइज करता है ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1, ये आर रिप्रेजेंट करता है कोरिलेशन कोफिशिएंट। ठीक है, एक और चीज इसमें हमको कंफ्यूजन होता है कोरिलेशन कोफिशिएंट और प्रोबेबिलिटी में, इसको आप लोग ध्यान दीजिएगा। प्रोबेबिलिटी हमेशा, मतलब जो प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स होता है वो हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, और कोरिलेशन कोफिशिएंट आपका ग्रेटर देन इक्वल्स टू -1 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ सम 3, सम 3 चाहिए उसको, विथ टू डाइस आर थ्रोन, अब कितने डाइस थ्रोन, दो डाइस थ्रोन, टू डाइस, तो यहाँ पे मैं पहले लिख देता हूँ 1 2 3 4 5 6, ये फर्स्ट डाइस का कंडीशन हो गया, दूसरा है 1 2 3 4 5 6, ये सेकंड डाइस का कंडीशन। हमको कितना चाहिए, एग्जैक्टली सम 3 चाहिए, तो सम जैसे इस 1 का इस 1 से प्लस करो, 1 + 1 2 हो गया, 3 तो आ नहीं रहे, 1 इसके देखो ये कट गया, 3 नहीं आ रहा है, और 1 + 2 करो, सॉरी 1 + 2 करो, कितना आ रहा है, 3 आ रहा है, तो हमारा एक पेयर बन गया 1, 2, 3। अब 1 से अब हम लोग इधर जितने भी नंबर्स को प्लस करेंगे 3 4 5 6, सब कितना आ जाएगा, 3 से ज्यादा आ जाएगा, तो ये सब के सब जो है कट जाएंगे, एक ही ऑप्शन बना। अब 2 के साथ जब इस 1 को प्लस करोगे तो ये क्या मिलेगा, 2, 1। अब ये 2 को 2 से करेंगे तो 4 हो जाएगा, जबकि हमको तो 3 चाहिए, मतलब इधर जिस भी नंबर सभी को प्लस करेंगे तो सभी 3 से जो है ज्यादा हो जाएंगे, तो बाकी ऑप्शंस भी 2 के साथ नहीं बनेगा। थर्ड आते हैं 3 के लिए, जब 3 को 1 के साथ प्लस करेंगे तो यहीं पे 4 हो जा रहा है फर्स्ट ऑप्शन में ही, तो बाकी किसी के साथ भी ये जो है 3 नहीं मिलेगा। 4 तो ये पहले ही नंबर सबसे 3 से ज्यादा हो गया, तो आगे तो ये ऑप्शन सही नहीं क्योंकि पहले ही ज्यादा हो गया। ठीक है, तो हमारे पास कितने ऑप्शन बने, 2 ऑप्शन बने। तो प्रोबेबिलिटी क्या होता है, हमेशा फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल आउटकम्स कितने, सम 3, तो कितने सम हो रहे हैं, 2 केस में हो रहे हैं, तो ये 2 डिवाइडेड बाय टोटल आउटकम्स कितने होगा, जब दो डाइस को आप रोल करोगे तो 36, तो 2 1 जा 2 18 जा, ऑप्शन नंबर ए आपका आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, टू अनबायस्ड कॉइन, अनबायस्ड कॉइन मतलब पार्शियलिटी नहीं होगा, कॉइन अच्छा रहेगा,
अनबाइज्ड कॉइन्स आर टॉस्ड। अच्छा, अनबाइज्ड जैसे देखिए ठीक है, अनबाइज्ड मतलब उसमें जो है ना पार्शियलिटी नहीं होती, दोनों साइड जो है हेड हेड रहेगा तो पार्शियलिटी हो जाएगा, दोनों साइड टेल टेल रहेगा तो भी पार्शियलिटी रहेगा। अनबाइज्ड मतलब नो पार्शियलिटी, मतलब एक साइड हेड रहेगा और एक साइड टेल रहेगा। ठीक है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एट मोस्ट वन हेड, मतलब एट मोस्ट मतलब मैक्सिमम वन हेड होना चाहिए। तो दो कॉइन को टॉस करेंगे, क्या क्या आउटकम्स आएगा, सैंपल स्पेस क्या क्या आएगा, हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड और टेल टेल। तो हमको बोले मैक्सिमम वन हेड, तो वन से कम कुछ भी हो सकता है। तो इसमें कितने हेड है, एक तो जीरो हेड है, यहाँ भी वन हेड है, यहाँ भी वन हेड, कितने केस हो गए, वन टू थ्री, थ्री केस हो गया, टोटल कितने, चार। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी कितनी होगी, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो फेवरेबल कितने केस हैं, थ्री, और टोटल कितने, चार, तो 3/4 इज योर आंसर। कहाँ दिया, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए हिटिंग द टारगेट इज 1/5। अच्छा, ए की हिट करने की टारगेट कितना है, 1/5, और ए के हिट ना करने की टारगेट कितनी होगी, नॉट, मतलब नॉट हिट ना, ये नॉट हिट के लिए, नॉट हिट के लिए कितना दिया है ये, ये 1/5 है, तो दोनों को माइनस करो कितना आएगा, 4, तो 4/5, 5 - 1 के तो 4 और 4/5। नेक्स्ट है द प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हिटिंग द टारगेट, हमको क्या दिया हुआ है, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी नॉट हिटिंग के लिए बोला, इसीलिए मैंने बार लगा, नॉट हिटिंग द टारगेट कितना दिया है, ये 3/4। अब हमको क्या चाहिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी हिटिंग द टारगेट, इसीलिए मैंने बार को हटा दिया। तो 3 और 4 दोनों का डिफरेंस कितना है, 1, तो यहाँ पे लिखो 1, और नीचे कितना है, 4, तो इसको लिखो 4। जैसे हमने किया 5 और 1 का डिफरेंस कितना है, 4, और नीचे कितना है, 5, तो इसको लिख दिया 5। क्लियर हुआ। अब आगे बोला है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करें। तो क्या क्या हो सकता है, या तो ए हिट करेगा तो बी हिट नहीं करेगा, ए हिट नहीं करेगा तो बी हिट करेगा, या फिर दोनों के दोनों हिट करेंगे, या फिर दोनों के दोनों हिट नहीं करेंगे। लेकिन हमको क्वेश्चन में क्या बोला, प्रोबेबिलिटी ऑफ हिटिंग द टारगेट, मतलब हिट करने के लिए पूछे, नॉट हिटिंग के लिए नहीं। तो ये वाला केस जो है आपका कैंसिल हो जाएगा, बचा क्या, ये थी। तो इसके लिए हम लोग कैलकुलेट कर लेंगे। सबसे पहले अब इसमें क्या बोला है, यहाँ पे ए हिटिंग द टारगेट, तो हिटिंग द टारगेट कितना है आपको, 1/5 इंटू बी नॉट हिटिंग द टारगेट, नॉट हिटिंग द टारगेट कितना है, 3/4 प्लस, अब ए नॉट हिटिंग द टारगेट, नॉट हिटिंग द टारगेट कितना है, 4/5 इंटू बी हिटिंग द टारगेट कितना है, 1/4 प्लस ए हिटिंग द टारगेट कितना है, 1/5 इंटू बी हिटिंग द टारगेट कितना है, वापस से 1/4, क्या हो जाएगा ये, 3/20 प्लस 4/20 प्लस 1/20। तो फाइनली कितने, 4 प्लस, डिनोमिनेटर सेम है तो 1 टाइम, 3 प्लस 4 प्लस 1 डिवाइडेड बाई 20, 4 प्लस 3 प्लस 7 प्लस 8 डिवाइडेड बाई 20, 4 2 जा 4 5 जा, तो फाइनली क्या मिला, 2/5 इज योर आंसर। देखिए कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, टू कार्ड्स आर ड्रॉन फ्रॉम अ वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, वेल सफल्ड पैक ऑफ कार्ड, पैक ऑफ कार्ड का मतलब टोटल कार्ड कितने अपने पास, टोटल कार्ड्स इक्वल्स टू 52। फिर बोल द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग टू हार्ट्स, हमको क्या चाहिए, दो हार्ट चाहिए, तो यहाँ पे निकलेगी प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हार्ट कार्ड चाहिए। तो सबसे पहले हार्ट कार्ड चाहिए, और यहाँ पे टोटल कार्ड 52 होते हैं, और हार्ट कार्ड कितने होते हैं, ये हार्ट कार्ड जो होता है ये होता है आपके पास टोटल 13। तो ये हो जाएगा 13 में से कितने चाहिए, दो चाहिए, तो ये हो जाएगा 13C2 डिवाइडेड बाई टोटल कितना है, टोटल आउटकम्स 52C2। सिंप्लीफाई करोगे तो इसको क्या लिख सकते हो, 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1 पूरे का अपॉन 52 इंटू 51 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो इसको हो जाएगा 13 इंटू 12 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 1। अब देखो ये पूरा टर्म किसमें, डिवीजन में है, तो इसको हम लोग मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो 2 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 52 इंटू 51, ये दोनों कैंसिल हुआ। अब इसको कैंसिल कर दो, 13 1 जा
और 13 4 जा, और ये हो जाएगा 4 1 जा, 4 3 जा, 3 1 जा और 3 1 जा 3 7 जा, तो फाइनली क्या मिला अपने को 1/17। ऑप्शन में है क्या, चेक कीजिए। ठीक, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है आपको, प्रोबेबिलिटी ऑफ पी इक्वल्स टू 1/3 और प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बी इक्वल्स टू, ये बी, इस मीन्स यहाँ पर कुछ नहीं है तो ए इंटू बी है, और ए इंटू बी क्या होता है यहाँ पर, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ये हमको कितना दिया है 1/4। हमको निकालने के लिए क्या बोला, ए बाई बी। ए बाई बी मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी, पी हो चुका है, ए के होने की प्रोबेबिलिटी, तो इसका हमने फॉर्मूला पढ़ा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए बाई बी इक्वल्स टू प्रोबेबिलिटी ऑफ, अच्छा पहले हमने ये जो फॉर्मूला पढ़ा है, चलो ठीक है कोई बात नहीं, ए इंटरसेक्शन बी अपॉन ये नीचे में कितना दिया है, बी दिया है, तो यहाँ पे लिख दोगे प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो यहाँ पे पुट अप करेंगे, ए इंटरसेक्शन बी कितना है अपने पास 1/4, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है अपने पास 1/3। अब जब सॉल्व करेंगे तो 1/4, अच्छा इसको कर लेंगे, और ये यहाँ पे कितना दिया है 1/3, तो ये डिवीजन में, अब डिवीजन में है तो रेसिप्रोकल हो जाएगा 3/1, तो ये फाइनली क्या मिल गया आपको 3/4। ठीक है, देखिए ऑप्शन में कौन सा है 3/4, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन बोले द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑफ एन इम्पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबिलिटी का मतलब होता है कि जो प्रोबेबिलिटी पॉसिबल नहीं होता, तो इम्पॉसिबल इवेंट के लिए होता है प्रोबेबिलिटी क्या होता है 0, और प्रोबेबिलिटी अगर श्योर इवेंट बोला है, श्योर इवेंट के लिए प्रोबेबिलिटी कितनी होती है 1 होती है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एक्स की वैल्यू हमेशा ग्रेटर देन इक्वल्स टू 0 और लेस देन इक्वल्स टू 1 होता है, और इम्पॉसिबल इवेंट के लिए 0। ठीक है, क्लियर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में इसमें क्या बोला हुआ है, इफ एक्स एंड वाई बी टू इंडिपेंडेंट, देखो यहाँ पे ध्यान से इंडिपेंडेंट इवेंट बोला है, तो इंडिपेंडेंट इवेंट बोला पी एक्स वाई बोला, अगर एक्स और वाई के बीच में कुछ साइन नहीं है तो इसको क्या मतलब पी एक्स इंटू वाई की बात कर रहा है, तो इसको क्या लिख सकते हैं पी एक्स इंटरसेक्शन वाई, और हमको किसके लिए निकाले इंडिपेंडेंट के लिए, तो पी एक्स इंटरसेक्शन वाई इक्वल्स टू क्या होता है पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई, ये होता है। मैं इसको यहाँ पे अच्छे से लिख देता हूँ, पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई। देखिए इंडिपेंडेंट बोला इसीलिए मैंने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया इंटरसेक्शन के लिए, तो कहाँ पे दिया हुआ है पी ऑफ एक्स इंटू पी ऑफ वाई, ये इंटू कुछ नहीं है मतलब इंटू है, तो ये ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द चांसेस ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव स्क्रू फ्रॉम टू बॉक्सेस ए एंड बी। अच्छा ध्यान से देखिएगा, यहाँ पर हमारे पास बॉक्स नंबर ए है, ए बॉक्स है, इसमें क्या बोला हुआ है कि एक तो डिफेक्टिव बल्ब हो सकता है डिफेक्टिव, और दूसरा गुड वन हो सकता है, तो चांसेस ऑफ गेटिंग अ डिफेक्टिव स्क्रू फ्रॉम टू बॉक्सेस ए एंड बी आर 1/5। डिफेक्टिव स्क्रू बोला है, तो ये जो डिफेक्टिव है इसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6, और ये बॉक्स बी जो है सेकंड बॉक्स है, इसमें भी डिफेक्टिव हो सकते हैं और ये गुड वन हो सकता है, तो इसके डिफेक्टिव होने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/6। आगे बोला है अ बॉक्स इज सेलेक्टेड एट रैंडम, ये दो बॉक्स है, दोनों में से कोई एक बॉक्स रैंडमली सेलेक्ट करना है, एंड अ स्क्रू इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम द सेलेक्टेड बॉक्स, और जिस भी बॉक्स को सेलेक्ट करेंगे वहां से हमको एक स्क्रू सेलेक्ट करना है, तो इट इज फाउंड टू बी डिफेक्टिव, और जब जो स्क्रू हम लोग सेलेक्ट करेंगे वो क्या होना चाहिए डिफेक्टिव होना चाहिए। क्लियर हुआ, समझ में आया। ठीक, चलिए अब आगे देखते हैं, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट केम फ्रॉम बॉक्स ए, और वो कौन सा बॉक्स होना चाहिए ए। तो ये बायस थ्योरम का क्वेश्चन है, यहाँ पे हम लोग बायस थ्योरम का क्वेश्चन चाहिए, इसको सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे पास ये बैग वन है, ये बैग टू है, तो दो बैग है, तो सबसे पहले हम जब आपको सामान निकालना रहता है, आपको किसी सॉरी कोई सामान आपको किसी बैग में रखना है और आपके पास दो बैग है, तो पहले आप सोचोगे कि बैग वन में रखें कि बैग टू में रखें, पहले आपको सेलेक्ट करना पड़ेगा, तो उसमें से किसी एक में रखोगे। वैसे ही यहाँ पे बैग वन है, बॉक्स वन है और बॉक्स टू है, ए और बी, तो कितने बॉक्स हुए टोटल, टू बॉक्स। इस बॉक्स को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी है 1/2, और बॉक्स बी को सेलेक्ट करने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी 1/2, अगर तीन बॉक्स होता तो 1/3 आता। ठीक है, अब
बॉक्स ए को तो सेलेक्ट कर लिए 1/2, अब वहां से क्या निकालना है अपने को, स्क्रू निकालना है। और जब हम लोग ये स्क्रू निकालेंगे तो वो क्या होना चाहिए, डिफेक्टिव होना चाहिए। तो बॉक्स ए से डिफेक्टिव स्क्रू निकालने की प्रोबेबिलिटी कितनी दी है, 1/5, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 1/5। अब यहाँ पर बॉक्स बी से अगर डिफेक्टिव निकलेगा तो क्या हो जाएगा, 1/6। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे कि ये यहाँ पे मल्टीप्लाई क्यों किया, क्योंकि दोनों एक के बाद एक हैपन हो रहा है, इसीलिए यहाँ पे मल्टीप्लाई किया। अब हमको इसमें बोला हुआ है कि जो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट कैन फ्रॉम बॉक्स ए, और वो कौन सा बॉक्स होना चाहिए, ए बॉक्स से होना चाहिए। प्रोबेबिलिटी ऑफ स्क्रू फ्रॉम बॉक्स ए, मतलब ए हैपन हो चुका है, अब उस बैग ए से आपको स्क्रू निकालने की प्रोबेबिलिटी बतानी। तो ये क्या हो जाएगा, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम। प्रोबेबिलिटी हमेशा क्या होता है, फेवरेबल आउटकम्स अपॉन में टोटल आउटकम्स। तो हमको कौन से बैग से बोला, बैग ए से बोल रहा है, तो ए बैग ए में क्या 1/2 इंटू 1/5 अपॉन टोटल आउटकम्स। तो टोटल आउटकम्स क्या होता है, 1/2 इंटू 1/5 प्लस 1/2 इंटू 1/6। क्लियर हुआ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये 1/10, ये 1/10 प्लस ये 1/12। या तो आप इसको डेसिमल में ले लो, डेसिमल में कीजिए, आप लोग को डेसिमल ज्यादा इजी पड़ेगा, 0.1, और ये हो जाएगा आपका 0.1, और इसको जब आप 1/12 करेंगे, 1/12, तो आपको मिलेगा 0.0833, 0.0833। इसको डिवाइड कीजिए, कितना हमारे 0.1 डिवाइडेड बाई, यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं, प्लस 0.18, ये आ जाएगा आपके पास 0.1833। इसको जब आप सिंप्लीफाई करेंगे तो फाइनली प्रोबेबिलिटी आपको क्या मिलेगा, 0.1 0.1 डिवाइडेड बाई 0.1833, कितना मिल गया यहाँ पे, 0.545, 0.5455। अब हमारा तो ये डेसिमल में आ गया, अब हम लोग चेक करेंगे कि कौन सा ऑप्शन से जो हम ये 0.545 में। अब हम लोग सबसे पहले 5/11 करके देखेंगे। 5/11 को चेंज करेंगे तो 5/11, तो 0.454, ये हमको मिल रहा है 0.454, अपने को 54 चाहिए, और 2/11 तो ये अपने को 0.181 मिला, 0.1818 मिल रहा है, तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। अब चेक करेंगे 6/11, तो ये मिले जीरो, ये अपने को मिल रहा है 0.545, ये मिल रहा है ऑप्शन नंबर सी, तो इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हो, समझ में आया क्या, ठीक। अब जब हमको ये मिल चुका है ऑप्शन नंबर सी, तो डी को करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, क्लियर हुआ, समझ में आया क्या, ठीक। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है हमको, क्वेश्चन P1 P नॉट दिया 162.6, P नॉट Q नॉट दिया 110.4, और फाइंड द लेस्पियर प्राइस इंडेक्स। अच्छा, लेस्पियर बोला है, और जो लेस्पियर प्राइस इंडेक्स होता है किसके ऊपर बेस्ड होता है, बेस ईयर क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड होता है, बेस ईयर क्वांटिटी के ऊपर बेस्ड होता है। तो ये फॉर्मूला क्या हो जाता है, प्राइस इंडेक्स ऑफ 0 1 इक्वल टू किसके लिए, लेस्पियर के। सबसे पहले होता है समेशन P1, और बेस ईयर में आपका क्या है, Q नॉट अपॉन समेशन P नॉट, और साथ में क्या, Q नॉट। ये पूरे के पूरे जो है ना आपका Q नॉट होगा, क्योंकि ये बेस ईयर क्वांटिटी इनटू में क्या है 100। तो सम ऑफ P1 Q नॉट कितना दिया, सम ऑफ P1 Q नॉट अपने को दिया है 162.6, डिवाइडेड बाय P नॉट Q नॉट कितना दिया है अपने को 110.4 इंटू में 100। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे 162.6 डिवाइडेड बाई 110.4 इंटू 100, तो 147.2 है, 147.28। कौन सा ऑप्शन है 147.28, ऑप्शन नंबर ए इज योर आंसर। ठीक है, क्लियर हुआ, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 47 क्या बोला है, कैलकुलेट द फॉलोइंग। अच्छा,
रुपीज में दिया 5 ईयर मूविंग एवरेज, कौन सा बोला 5 ईयर मूविंग एवरेज फॉर द ईयर 2004 के लिए। तो 2004 के लिए जो है अपने को 5 साल का मूविंग एवरेज निकालना है। 5 ईयर कैसे ऑड है, तो ऑड के केस में डायरेक्टली अपने को एवरेज निकालना होता है। ठीक है, तो टू किसके अगेंस्ट निकालना है 2004, तो 2004 को इसको ले लो सेंटर पे। अब 5 साल यहाँ से काउंट कर लो, तो ये तो 1 हो गया, 2 इधर ले लो, 1 2 3 4 और ये 5, 5 साल हो गया। ये हमेशा जिसका पूछा रहेगा, जिस 2004 का पूछा है तो ये सेंटर पे है, तो जिसका पूछा रहेगा वो हमेशा सेंटर पे रहेगा। बाकी जितने भी ईयर्स बाकी हैं उसको आगे पीछे, दो आगे दो पीछे करके आप एड ऑन कर लीजिए। ठीक है, तो कितना हो गया सभी का सम इसमें, जो 2001 के लिए डाटा कितना दिया 4.3, 2003 के लिए 4.3, 2004 के लिए 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4 डिवाइडेड बाई क्या करेंगे, कितने साल ईयर 5 ईयर है, तो डिवाइडेड बाई 5। जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे तो 4.3 प्लस 4.3 प्लस 3.4 प्लस 4.4 प्लस 5.4, तो आपको मिल गया 21.8। आपको यहाँ से मिल जाएगा 21.8 डिवाइडेड बाई 5, डिवाइडेड बाई 5 तो आ गया 4.36, 4.36। तो कौन सा ऑप्शन है 4.36, ऑप्शन नंबर बी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है, लेस्पियर प्राइस इंडेक्स नंबर दिया हुआ है आपको, लेस्पियर का दिया हुआ है 120.69 और क्वांटिटी क्वांटिटी पासेक क्वांटिटी इंडेक्स, लेस्पियर सॉरी क्वांटिटी इंडेक्स है ना, प्राइस इंडेक्स क्वांटिटी इंडेक्स है, ये पासेक क्वांटिटी इंडेक्स है। तो पासेक का डाटा दिया हुआ है आपको 120.62, आपको फीचर्स निकालना है। तो फीचर्स क्या होता है, रूट ऑफ लेस्पियर इनटू पासेक, ये हो जाएगा सॉरी 120.69 इंटू 120.62, सिंप्लीफाई कीजिए इसको, 120.69 इंटू 120.62 कितना आ जाएगा 14, रूट के अंदर आएगा 14557.6278 का रूट निकालना है। रूट में है आपके पास 14557.6278, 120.65, 120.65 कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर डी इज योर आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द प्राइजेस ऑफ कमोडिटी इन द ईयर 2010 एंड 2020। अच्छा, एक मैं कॉलम बनाता हूँ 2010 का और एक कॉलम बना लेता हूँ मैं 2020 का। प्राइजेस बोला है तो यहाँ पे प्राइस की बात किया हुआ है, प्राइजेस दिया हुआ है ये 40 रुपीज और ये दिया हुआ है आपको 50 रुपीज। फिर क्या बोला रिस्पेक्टिवली फाइंड द प्राइस रिलेटिव इंडेक्स पूछ रहा है आपको ऑफ 2020 टेकिंग 2010 एज ए बेस ईयर। जो भी बेस ईयर रहेगा उसका डाटा हमेशा 100 लेना है, किसका प्राइस इंडेक्स जो है हमेशा, इंडेक्स नंबर जो है हमेशा उसका 100 लेना है। नहीं दिया रहेगा तो दिया है तो ठीक है, नहीं दिया रहे तो अपने को क्या लिखना है, बेस ईयर का इंडेक्स नंबर 100। बेस ईयर कौन सा है 2010, तो इसमें इंडेक्स नंबर नहीं दिया तो क्या ले लेंगे इसको 100, और हमको निकालना है किसका, कैलकुलेट किस करना है 2020 का, तो ये क्या हो जाएगा x। अब इसको डिवाइड करके सिंप्लीफाई करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 40x 50 इंटू 100, ये हो जाएगा 0 0 ये कट गया, 4 1 जा 4 2 जा 2 बज के 20, 4 5 जा 20। अब x इक्वल टू कितना हो गया 125। देखो ऑप्शन में क्या है, ऑप्शन नंबर सी इज योर आंसर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला हुआ है, द कंपोनेंट ऑफ अ टाइम सीरीज एसोसिएटेड विद द लॉन्ग टर्म इंक्रीजेस इन द सेक्युलर ट्रेंड। सेक्युलर ट्रेंड या फिर सिर्फ ट्रेंड बोला जाता है इसको, ये होता है आपका लॉन्ग टर्म, ये लॉन्ग टर्म होता है, लॉन्ग टर्म बोल सकते हो इसको, लॉन्ग टर्म बोल सकते हो या फिर इसको ग्रेजुअली बोल सकते हो, धीरे 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 जो है ये हैपन होता है। और ये जो सीजनल होता है ये शॉर्ट टर्म होता है।
ये आपका सीजनल क्या होता है, शॉर्ट टर्म होता है। मतलब इरेगुलर मतलब कोई रेगुलरिटी नहीं रहती, रेगुलर नहीं होता, कभी भी ये आ जा सकता है। ये साइकिल फॉर्म में होता है, साइकिल फॉर्म में होता है। और इरेगुलर मतलब क्या बोलना चाहिए, नो कंसिस्टेंसी, मतलब नो कंसिस्टेंसी गलत वर्ड हो जाएगा। इरेगुलर मतलब इरेगुलर, जो कभी भी हो सकता है, रेगुलर नहीं होता है ऐसा। ठीक है, क्लियर हुआ? ठीक है, तो ठीक है, यहाँ पे आप लोगों का पूरा एक्सप्लेनेशन कंप्लीट होता है क्वेश्चंस का। आप लोग पढ़िए अच्छे से। अगर कहीं पर भी आपको कुछ भी डाउट होता है तो आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, थैंक यू।